वॉइस मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है सर? ठीक है, तो ओवरव्यू फिर मैं स्किप करूं? आई थिंक आप लोगों को आइडिया होगा। यस सर, वंदे भारत का आइडिया है सर, क्लासेस हुए हैं कुछ बेसिक्स। बस ठीक है ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बल्कि ऐसा करूंगा, पहले मेन टॉपिक कवर कर लेते हैं, लास्ट में हल्का सा मैं अपनी तरफ से बता दूंगा, वैसे आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा, बट मेन टॉपिक पहले कर लेते हैं। तो ये हमने कुछ फेलियर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं जो नॉर्दर्न में हुए हैं। बेसिकली आप, हमारी पूरी टीम नॉर्दर्न से ही यहाँ पे, तो जो हमारे नॉर्दर्न के कुछ बड़े फेलियर्स हुए हैं जिनमें या तो हमने फिर आगे कुछ सिस्टम उसमें इम्प्रूवमेंट किया है या आईसीएफ से कोई सीआई निकली है, उसको हम लोग कवर करेंगे इसमें। ये जो पहला केस आपको दिखा रहे हैं, ये 7 अक्टूबर को हुआ था। इसकी रिपोर्ट भी अभी मैंने इसमें लिंक की हुई है, वो भी आपको रिपोर्ट भी एक बार दिखाएंगे। तो ये 22/477 है, ये फिरोजपुर डिवीजन की प्राइमरी ट्रेन है। और एक मिनट होल्ड रखिए सर, एक मिनट वीसी नोट करता हूँ सर। तो ये फिरोजपुर डिवीजन की कटरा डिवीजन की प्राइमरी ट्रेन है, और इसमें इमरजेंसी ब्रेक एक्टिव हो, इमरजेंसी ब्रेकिंग ट्रिगर हो गया था, ईबीएल ट्रिगर हुआ था, ईबीएल 1 और 2। और उसके बाद फिर कोई भी इसमें मतलब जो ट्रैक्शन था वो पूरा प्रोहिबिट हो गया था, इसलिए हम लोगों को इनफैक्ट सेक्शन क्लियर करने में भी समय लगा था। दिल्ली डिवीजन में ही हुआ था डिटेंशन। तो इसमें सबसे पहले तो लोको पायलट ने पूरा देखा जाके, और ईपी ब्रेक भी सब आइसोलेट करने की कोशिश किया इन्होंने, बट उससे कोई हम लोग को नहीं उसमें रियायत मिली। तो उसके बाद फिर इसकी मतलब बाद में तो सेक्शन क्लियर कराया गया, और जो इसका जो शंटिंग मोड होता है उसको ऑन करके हम लोगों ने पूरा सेक्शन क्लियर किया था। आगे जाके जब हमने सीसीटीवी में चेक किया था, तो इसमें निकल के आया कि जो इमरजेंसी ब्रेक ट्रिगर हुआ है, तो जिस समय ट्रिगर हुआ है या इमरजेंसी ब्रेकिंग लगी है, उसी समय एक हमारा जम्मू डिवीजन के कर्मचारी थे, वो कुछ बैग रखे हुए थे कवच के जो पैनल होता है रियर साइड में, मतलब गैप्स गार्ड के साइड में, और उनसे वो शायद मतलब अनजाने में वो बैग निकालते समय वो लीव वो जो नॉब था वो ऑपरेट हो गया था, जिसके कारण हमारा आइसोलेटेड कंडीशन में ये जो रहना चाहिए। सर समर्थ, जस्ट 1 मिनट अपना वीडियो ऑन कर सकते हो? सर 1 मिनट सर, मैं सर मैं क्लास ले रहा था एसटीसी ओबीसी की सर। सर थैंक यू। देख पा रहे हो तुम हमारी क्लास को? बिल्कुल सर, सब लोग दिखाई दे रहे हैं सर। एक बार जरा कैमरा, जस्ट 1 मिनट। ये हमने रोटेट करके पूरी क्लास दिखा दी तुम्हें। ठीक है, कुछ नहीं समर्थ, बस 1 मिनट मैंने इसलिए किया, इसमें बता दूं कि ये हमने नई फैसिलिटी डेवलप की ऑनलाइन क्लास के लिए। तो इस क्लास में तुम तो ऑनलाइन ऐड, मतलब जो भी जिसको क्लास लेनी है वो तो रिमोट लोकेशन से जुड़ सकते ही है। ट्रेनीज तुम देख रहे हो कि यहाँ हमारी क्लास में बैठे हुए हैं, और ट्रेनीज हमारे क्या कहते हैं भी रिमोट लोकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। और लोगों से लिंक शेयर किया है? अच्छा, कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं इसको, तो क्या कहते हैं तुम्हें वो भी दिखाई दे जाएंगे। तो जस्ट ये बताने का पर्पस ये था कि ये मतलब रिफ्रेशर में क्लासेस सीएनडब्ल्यू और वर्कशॉप के हैं, और तो ये तुम्हारी दूसरी क्लासेस। इससे पहले एक देहरादून के सुपरवाइजर ने भी रिफ्रेशर में वंदे भारत पर ही क्लास ली थी, वो बेसिकली एयर ब्रेक पे ली थी। तो जस्ट मैंने कहा कि एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये क्या सेटअप है, सो दैट तुम क्लास देख के और कंफर्टेबल होके ज्वाइन कर सको। तो यहाँ तुम्हारी आवाज और वीडियो तो बहुत अच्छा आ रहा है, और तुम्हें भी पूरी क्लास दिखाई दे रही है। बढ़िया। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ठीक है, कंटिन्यू रखो। क्लास के एंड में हम लोग एक बार और बात करेंगे। जी सर, थैंक यू फॉर प्लीज कंटिन्यू। ठीक, थैंक यू। अगर वीडियो ऑन कर लो तो ट्रेनिंग्स को अच्छा लगेगा, मतलब वो तुम्हें के साथ साथ देख भी पाएंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको शो हो रहा होगा।
तो हम लोग पहला केस डिस्कस कर रहे थे। तो ये आइसोलेटेड पोजीशन में किसी तरीके से वो अनजाने पूरक चला गया और उसके कारण फिर हमारा जो टकाश बोलते हैं या कवच सिस्टम जो होता है और वो ऑपरेट हो गया था। इसका नॉर्मल पोजीशन इसका वैसे ऑफ रहना चाहिए। तो ये हमारा HBL का इसमें वो लगा हुआ था कवच, और HBL वाले में बहुत प्रोटेक्शन भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है, अपने स्टाफ को बता के रखना है कि एक तो कोई भी बैग उसमें मतलब नहीं रखना है कवच के कारण। वो खैर मैं उस पर आऊंगा रिपोर्ट में भी जो लिखा हुआ है, बट अभी आप लोगों को एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, उसमें कोई भी बैग नहीं रखना है, क्योंकि वो कभी अनजाने में अगर ऑपरेट हो जाए तो फिर, क्योंकि अभी कवच टेरिटरी ऑपरेशनल है नहीं कहीं भी सिवाय मथुरा पलवल सेक्शन के, तो उससे फिर ब्रेकिंग हो सकती है और जो हम लोग कई बार समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों हुआ है। इसमें फिर क्या हुआ कि जब हमने यहाँ शेड में गाड़ी आई, शकूर बस्ती ट्रेन से डिपो में गाड़ी आई, तो उसमें हमने ये आइसोलेशन स्विच को जब हमने टर्न ऑफ किया तो उसके बाद इमरजेंसी ब्रेक तुरंत रिलीज हो गए। और इसमें जो हम लोग को कुछ चीजें जो समझ में आई कि बेटर उसमें कर सकते हैं, वो ये है कि इमीडिएटली कंट्रोल जो है वो सारे लोगों को सूचित करना है, जैसे जो हम लोग प्रक्रिया रहती है सारे कंट्रोल्स में। उसके बाद हम लोग को पोजीशन चेक करनी है। EBL के जो एक पैरामीटर्स है, एक ट्रबल शूटिंग मैनुअल निकला हुआ है ICF का, उसमें लिखा हुआ है क्या क्या चीजें चेक करनी है। बट क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी कवच हम लोग यहाँ कहीं भी नॉर्दर्न में एटलीस्ट नहीं चल रहा है, कहीं भी ऑपरेशनल नहीं है, ट्रैक पे लगा नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको उतना ध्यान देते नहीं है। बट जो सारी चीजें उसमें ट्रबल शूटिंग मैनुअल में, उसमें पॉइंट बाय पॉइंट एक हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, वैसे भी निकालेंगे जल्दी हो सकता है, ट्रबल शूटिंग गाइड फॉर लोको पायलट्स। तो उसमें हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखते जाएंगे, तो एटलीस्ट ये है कि सेक्शन जरूर क्लियर हो जाएगा जल्दी। सेक्शन भी इसमें थोड़ा टाइम लग गया था क्लियर होने में। और EBL स्विच का जो पोजीशन है वो दोनों कैब में देखना है। उसमें हम लोगों ने देखा था, बट हम लोगों ने सिर्फ लोको पायलट कैबिन में देखा। बट हुआ क्यों था, क्योंकि गार्ड कैबिन में किसी ने अनजाने पूर्वक कर दिया था, बट उस पर ध्यान दिया नहीं, क्योंकि गार्ड वाले केबिन में कोई कुछ करता नहीं ऑपरेशन जल्द, तो इसलिए दोनों कैबिन में देखना है। और BCD जो है वो तो नहीं ऑपरेट होनी है किसी भी समय, देखना है। मैं आपको बस एक बार रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट है उसकी, और इसमें ये तो मैंने आपको शेयर बता ही दिया इसमें क्या हुआ था, समरी क्या है इसकी, और ये पूरा इसका टाइम लॉग है। और इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें हम लोग ने फिर बाद में लोको भी लगाया गया था। लोको लगा के इनफैक्ट सेक्शन क्लियर हुआ, क्योंकि ये सेक्शन भी उस समय क्लियर नहीं हो पा रहा था। सेक्शन जब क्लियर हो गया तो यहाँ हमारे पास स्पेयर एक फॉर्चुनेटली एक उपलब्ध था, तो वो प्रोवाइड कर दिया गया था। बट ये इमरजेंसी ब्रेक के कारण अगर गाड़ी खड़ी होती है तो सबसे खराब कंडीशन पोजीशन होती है, जिसमें आपकी गाड़ी मूव ही नहीं हो सकती है। तो इसको हम लोगों को बस देखना है कि सारी चीजें एज पर जो प्रोटोकॉल है वो सारी चीजें फॉलो होनी है। तो ये जम्मू डिवीजन के एक AC स्टाफ थे जो अनजाने पूर्वक जिनसे हो गया ये। आगे खैर इसकी ड्राइव भी निकाली गई है, और इंस्ट्रक्शन भी हेडक्वार्टर के उत्तर रेलवे के आगे मुख्यालय की कि यहाँ पे बैग्स नहीं रखने हैं। इसके लिए चाहे एक बॉक्स अलग से रखवा दिया जाए स्टाफ के लिए, जो ऑन बोर्ड स्टाफ चलते हैं हमारे। मैं इसी में करता हूँ। तो ठीक है, आगे मैं बता देता हूँ। ये एक्चुअली नॉब है, ये गलती से ये एक्चुअली होना चाहिए आइसोलेशन की तरफ, ये इधर सर्विस की तरफ रोटेट हो गया था। और उसके बाद फिर ये हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन भी निकाले कि वहाँ बैग नहीं रखने हैं। जैसे इसमें जो हमने करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन में लिखा है कि बैग उसमें नहीं रखने हैं प्रकाश पैनल में। और बाकी लॉकिंग के लिए भी किया गया है। हालांकि लॉकिंग जब हमारे कैम लॉक्स रहते ही है, तो वो हर एक स्टाफ के पास ही, बस जो हमारे ऑथराइज स्टाफ है उन्हीं के पास ही रहना चाहिए, बाकी किसी के पास नहीं रहना चाहिए। तो ऑनबोर्ड स्टाफ है, ऑनबोर्ड स्टाफ को भी काउंसलिंग 1 राउंड पूरी नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा शायद करा दी गई है, और सारे CNDs ने भी सब जगह करा दिया है। बट इसको मतलब रेगुलर कराते रहना है, बिकॉज कई बार नए कर्मचारी आ जाते हैं, नए स्टाफ आ जाते हैं, कहीं से ट्रांसफर होके आ गए, तो ये चीज मिस कर सकते हैं। तो ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और अगर कोई आइसोलेशन कर रहे हैं हम लोग, तो ड्राइवर लॉगबुक में मेंशन जरूर करना है। और MCB जो है इसकी, वो टकास के हमेशा ऑफ कंडीशन में जैसे इसमें लिखा है वो हमेशा रहनी है। और बाकी इसमें हम लोगों ने कुछ ICF को एडवाइस किया था कि ये जो
इमरजेंसी ब्रेक लूप ट्रिगर हुआ था। तो नॉर्मली आपके इमरजेंसी ब्रेक लूप जब ट्रिगर होता है तो उसमें शो कर जाता है कि किस कारण से हुआ है, बट बिकॉज जैसे अभी बताया कि टकास जो है या कवच है, अभी इन्होंने उसको उसके लूप में लिया ही नहीं हुआ था, तो इसलिए हम लोग को उसका फीडबैक भी आया नहीं कि ये किस कारण से ईबीएल अप्लाई हुआ है। तो इसमें आईसीएफ को बोला गया है एटलीस्ट इतना इंडिकेशन कर दें, और मेधा से वो बात भी कर रहे हैं उस पर कार्रवाई कि ये नीचे जो हम लोग को रेड कलर का यहाँ पे स्क्रीन पे जनरली दिखाई देता है, वहां पे हमारा लिख के आ जाए मैसेज कि किस कारण से ये हुआ है। इसके लिए सीआई के लिए भी इनको रिक्वेस्ट किया है। अभी सीआई इनकी अवेटेड है, इसमें हम लोग नॉर्दर्न रेलवे चेस कर रहा है उनसे, आईसीएफ से। और बाकी तो ये अलग अलग फर्म्स के अलग अलग हैं। जैसे कर्नेक्स में आप देखेंगे तो उसमें इस तरह का दिया हुआ है, इसमें ऐसा दिया हुआ है। कर्नेक्स में थोड़ा सा कम चांस है, बट और मेधा में भी ठीक दिया है, बट इसमें सबसे आसानी से हो जाता है। वो बोला है डिजाइन रिव्यू करने के लिए एचबीएल। बाकी सॉफ्टवेयर जो इसका है वो हम लोग एक अपना इन हाउस डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि जो भी हमारे डेटा है वो उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इससे रिलेटेड कोई भी डेटा है हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। ये आप लोगों को रिपोर्ट शो हो रही है नहीं हो रही है जो मैंने अभी जस्ट दिखाई है? हेलो, जी सर, रिपोर्ट नहीं शेयर हुई सर अभी। अच्छा, रिपोर्ट शेयर नहीं हो रही, सॉरी। ओके, मैं थोड़ा सा विंडोज शेयर करता हूँ, एक मिनट। मैं इसमें विंडो शेयर कर देता हूँ, तब आ जाएगा सब। इंटायर स्क्रीनिंग कर देता हूँ, ठीक है? नहीं बनेगा, अभी देखते हैं। मैं जो मेरा स्क्रीन मिलेगा वो तो दिखाई देगा ना? अब ठीक है ना? अभी रिपोर्ट दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक, ये मैं रिपोर्ट को बता रहा था, सॉरी। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया हुआ था उस समय, तो मतलब सिर्फ विंडोज के शेयर किया हुआ था। अब पूरी इंटायर स्क्रीन शेयर हो गई। तो ये पूरा इसका टाइम लॉग था, और ये कर्मचारी हैं, जैसे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने गलती से निकाल दिया बैग और वहां पे, और उनको ध्यान नहीं रहा और वो ऑपरेट हो गया है। ये स्विच है, तो स्टेशन पे रहना चाहिए और सर्विस मोड पे चला गया। और बाकी सारे उसके हमने फिर आगे ये लूप है, ये जो लूप है इसकी मैं बात कर रहा था। इसमें हमने नॉर्मली बाकी हमें सिचुएशन में पता चल जाता है कि ईबीएल का ट्रिगर होने का कारण क्या है, बट कवच से कवच वाला जो इनपुट है वो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हमने बोला है यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए सॉफ्टवेयर में, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कवच के कारण ऑपरेट हुआ है ये ईबीएल जो हमारा ऑपरेट हुआ है। ये कर्नेक्स में का है, इसमें थोड़ा इस तरीके से दिया हुआ है। ये जो टकास पैनल होता है, ये टकास पैनल आई होप सब लोगों को क्लियर ही होगा। ये हमारा जो ड्राइवर कैब होता है उसी में सीआरडब्ल्यू पैनल होता है एक तरफ, लोको पायलट के पीछे, और ईएलपी के पीछे ये रहता है। तो ये गार्ड साइड वाला जो था, जिस तरफ गार्ड बैठा था उस समय ये वाला था बेसिकली एचबीएल में का था, ये उसमें ऑपरेट उसने कर दिया, हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है। ये दूसरा केस है, ये 22,447 है, अमनदौरा वंदे भारत नई दिल्ली से अमनदौरा जाती है। तो ये 19 अक्टूबर का केस है। इसमें Vmax 0 हो गया था और एमआर प्रेशर लो हुआ था। ये वर्जन 1 का रेक है हमारा। तो इसमें वर्जन 2 है, IC2002 है हमारा। इसमें हमारा ऑल मैक ऑन का कमांड हम लोगों ने दिया था, लेकिन उसमें भी हमारा BU5 ऑन नहीं होता। उसमें आपको डिटेल बताता हुआ क्या था। तो इसमें बेसिकली हमारा प्रेशर ये सेक्शन में, मतलब इन रूट ब्लॉक सेक्शन में हमारा करीब 6:15 बजे के आसपास ये सुबह जब यहाँ से जा रही थी, नई दिल्ली से जब डिपार्चर हुआ था, उस समय इसका एक्चुअली प्रेशर, इसका जो यहाँ से डिपार्चर के समय ही वो करीब 8.5 से नीचे ही था। वो 8 kg के आसपास था। तो 8 kg पे आपका डिपार्चर तो हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने वो थोड़ा इंश्योर नहीं किया कि हमारा प्रेशर पूरा पर्याप्त रहना चाहिए, मतलब 8 से 10 बनते रहना चाहिए। तो उसमें क्या था कि एक कंप्रेसर हमारा जो था वो ऑलरेडी कुछ उसमें इश्यू चल रहा था, और दूसरा वाला कंप्रेसर क्यों बंद हुआ वो मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग आगे।
इसमें मेधा ने बाद में बताया कि एमआर प्रेशर ड्रॉप हुआ था, बाद में खैर रेक्टिफाई हो गया, वो आपको बताते हैं। इसमें मेधा का लॉजिक ये है कि एक कंप्रेसर तो देखिए हमारा बंद ही था चारों में से, और दूसरा हमारा जो कंप्रेसर था दूसरा बेसिक यूनिट 5, वो हमारा जब तक आप उसको मैनुअली ऑन नहीं करेंगे तब तक वो ऑल मैक ऑन कमांड लेगा नहीं। ऑल मैक मतलब होता है हमारे सारे मेन एयर कंप्रेसर ऑन हो जाए, अगर आप वो कमांड देंगे तब भी वो पल्डर मेन कंप्रेसर जिसमें BU5 क्यों? क्योंकि उसका जो ऑक्सी कन्वर्टर था वो सप्लाई नहीं दे रहा था। तो वर्जन 2 में ये लॉजिक है कि जिसका ऑक्सी कन्वर्टर हमारा जो बस बार को अगर फीड नहीं दे रहा है 415 थ्री फेज सप्लाई की, तो हमारा वो कंप्रेसर मैनुअली ही ऑपरेट होगा, फिर ऑल मैक ऑन कमांड नहीं लेगा वो। क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हो पा रही है? हेलो जी सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है सोचने वाली। तो जब भी अगर हमें पता है किसी कारणवश हमारा रेक उसमें कोई ऑक्सी कन्वर्टर आइसोलेट निकला है हमारे यहाँ से या रास्ते में कर दिया है, और रास्ते में अगर कोई हमारा प्रेशर ड्रॉप की कंप्लेन आ रही है या लग रहा है कि होने वाला है, प्रेशर कम हो रहा है, कि हमारी रेमलॉट टीम्स मॉनिटर करती रहती है प्रेशर, तो उस समय हमें मैनुअली उस कंप्रेसर को ऑन भी करना होगा, तभी वो कंप्रेसर हमारा कंट्रीब्यूट कर पाएगा एमआर प्रेशर के लिए, पूरा जो पाइपलाइन है हमारे रेक की, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो इस केस में यही हुआ था बेसिकली, हमारा एक कंप्रेसर हमारा ऑलरेडी डिफेक्टिव ही निकला था, कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, लीकेज। तो हम लोग को था नॉर्मली कि मतलब उसी समय थोड़ी देर पहले डिफेक्टिव हुआ था, और ये BU5 जो था हमारा, इसका ऑक्स ऑलरेडी खराब चल रहा था, डिफेक्टिव था बेसिकली। तो इसलिए उस समय हमारा ये डिटेंशन थोड़ा वहां पे इंक्लूड हुआ है, और फिर बाद में मैनुअली जब उसने कंप्रेसर ऑन किया, हम लोग को लॉजिक समझ में आया कि ऑलरेडी आइसोलेट चल रहा है। जब टीम को यहाँ से गाइड किया गया तो उन्होंने फिर जब मैनुअली ऑन किया तो फिर डिपार्चर हो गया। इसका मैं आपको एक बार जस्ट रिपोर्ट एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये इसकी रिपोर्ट है, ये हमारा डिपार्चर होने के थोड़ी देर बाद ही हुआ था, 6:15 बजे के आसपास, और एमआर प्रेशर ड्रॉप हो गया था। जैसे ही एमआर प्रेशर आपको पता ही होगा 7.5 के नीचे अगर गया तो आपका फिर ट्रैक्शन कट ऑफ हो जाएगा उसमें, वही हुआ था उसमें। ये इसका पूरा फॉल्ट कोड जो समय आए थे वो सारे हैं, और इसमें देख रहे हैं हम लोगों की टीम ने बार बार ट्राई भी किया है, ऑल मैक ऑन कमांड ऑपरेशन स्टार्ट करने की कोशिश किया, बट वो हमारा वो पल्डर कंप्रेसर कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमारा प्रेशर 7.5 के ऊपर जा नहीं पा रहा था। जब 7.5 के ऊपर गया तो फिर हमारा आगे बढ़ गया। ये देखिए आप, यहाँ प्रेशर ड्रॉप हो गया, फिर बाद में आगे जाके इस मोमेंट पे हमारा करीब प्रेशर आगे बिल्डअप हुआ है। करीब ये 6:15 बजे हुआ था केस, और ये करीब आधे घंटे बाद करीब हम लोग उसको बिल्डअप कर पाए हैं, जब हमने बीच में मैनुअली कंप्रेसर एक ऑन किया, वो BU5 वाला। नो डाउट थोड़े लीकेजेस होते हैं इसमें, हम लोगों ने अभी आप देखेंगे आगे, इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि ऑलरेडी जो नया मैनुअल आया है कैमटेक का, उसमें क्लियरली उन्होंने लिख के दिया है कि आपको इंश्योर करना है कि जो लीकेज रेट है वो 10 से अगर आप पूरे गाड़ी एक बार चार्ज करते हैं 10 kg पे एमआर प्रेशर, और उसके बाद आप बंद कर दिए, पूरा शट डाउन कर दिए उठा के, तो आपका अगर 10 kg से 6 kg प्रेशर पहुंच जा रहा है, मतलब 4 kg ड्रॉप हो रहा है, तो 20 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए। अगर कम लग रहा है मतलब आपके सिस्टम में लीकेजेस हैं, आपको रेक्टिफाई करना होगा। इसके लिए कई तरीके हैं, आप लोगों ने शायद वो देखा होगा, लीक डिटेक्टर्स आजकल काफी चल रहे हैं, उधर बॉम्बे और भी डिवीजन में कई जगह लिए हैं लोगों ने, हम लोग भी ले रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। अल्ट्रासोनिक वाले हैं, बट उससे कम रेंज वाले भी आते हैं, लो कॉस्टिंग वाले भी आते हैं, कुछ सॉल्यूशन उपलब्ध है, उसको यूज कर सकते हैं। मतलब जब आपकी गाड़ी स्टेशनरी खड़ी है तब आपको ऐसा नहीं है कि बहुत आवाज आएगी। नॉर्मली क्या होता है कि LHB ट्रेन में आपकी आवाज नहीं आती, इसलिए आप वो लीकेज डिटेक्टर आराम से यूज कर लेते हैं। लेकिन इसमें आपकी वंदे भारत में सारी मोटर कोचेज हैं, ट्रांसफॉर्मर चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, नीचे कंप्रेसर चल रहा है, आवाज बहुत आती है, इसलिए आपको जब आप हेडफोन लगाते हैं अल्ट्रासोनिक वाला तो आपको डिटेक्ट नहीं हो पाता है सही से। तो आपको करना क्या है कि आपको तो गाड़ी बंद कर देनी है, 10 kg पे चार्ज करके उठा के बंद कर दीजिए, फिर आप देखिए तब आपको आराम से डिटेक्ट हो सकता है, मतलब स्टाफ को, क्योंकि उस समय कोई और नॉइज नहीं जनरेट हो रही होगी, तो वो लीकेज भी देखना है। इस केस में हमारे इस पल्डर रेक में ये हमारा IC2002 है, ये करीब अब इसका पीएच शुरू होने वाला है, सोनीपत करेगा। इसका लीकेज जो था वो थोड़ा ज्यादा था, मतलब मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा नहीं था, बट लिमिट से डेफिनेटली ऊपर था। तो वो चीज
भी हम लोग को मॉनिटर करनी है। दूसरा, कंप्रेसर का जो बिल्डअप टाइम है, जो कंप्रेसर का कितनी देर वो अपना सफिशिएंट प्रेशर बना रहा है, उसका भी कैमटेक ने क्लियर लिख दिया है नए मैनुअल में। उसका कितना है? सर वो 4 से 5 मिनट 10 केजी एक कंप्रेसर 4 से 5 मिनट के आसपास, 4.5 मिनट या ऐसी कुछ है, वो पूरा प्रेशर बना देगा 10 केजी का एक कंप्रेसर। तो वो भी आप लोग मैनुअल में एक बार देख लीजिएगा। नया मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कई सारी चीजें अलग हैं जो पिछले बार से, और बहुत छोटी छोटी चीजें उन्होंने ऐड की हैं जो कई बार मिस हो सकती है अगर हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोग सभी जो भी एटलीस्ट ओपन लाइन में डिविजन्स में है, आप लोग तो जल्दी से पढ़ ही ले। बाकी वर्कशॉप्स के लिए भी, क्योंकि हमारे वर्कशॉप्स में वंदे भारत कहीं ना कहीं सब लोग एसोसिएटेड है ही है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी से वंदे भारत हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है। तो सारे वर्कशॉप्स को कहीं ना कहीं जैसे चारबाग और सोनीपत तो आप कर ही रहे हैं, बट आलमबाग वर्कशॉप और जगाधरी हो सकता है आगे, जैसे जैसे वंदे भारत बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हो सकता है करना पड़े। अभी भी कर रहे हैं आप लोग, तो उसको आप लोग एक बार स्टडी कर लीजिए अच्छे से। मैनुअल में चीजें पता रहनी चाहिए, आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए, उस हिसाब से मतलब एटलीस्ट ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी हम लोग को फेलियर ना हो, और मटेरियल प्रोक्योरमेंट ये सब भी हो। बहुत सारी चीजें उन्होंने चेंज की है इसमें। तो ये जैसे मैंने बताया, बादली के आसपास यहाँ दिल्ली डिवीजन पड़ता है, उसको हम लोगों ने फिर मैनुअली ऑन करा दिया, तो हमारा प्रेशर रिस्टोर हो गया तुरंत, और फिर डिपार्चर हो गया, Vmax पूरा हो गया था, हमारा रिस्टोर हो गया था। तो इसमें ये तो फाइंडिंग्स होगी जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपसे। कंक्लूजन हम लोग का ये है कि वो पल्डर BU5 वाला जो मैक था, वो हमारा ऑक्सी कन्वर्टर जो था, उसके दोनों ऑक्सी कन्वर्टर हमारे उस समय बंद चल रहे थे, इस कारण से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था, और हमारे 50% ही कंप्रेसर चल रहे थे। फिर फर्दर हमारा लीकेज रेट भी थे थोड़े, सब मिला के हम लोग का ये डिटेक्शन हो गया। लेकिन फॉर्चुनेटली डिपार्चर हमने करा दिया वहां से लाइन से। फिर ये एक और कंट्रीब्यूटरी कारण था कि हमने स्टार्टिंग में हमें थोड़ा इंडिकेशन मिल सकता था कि 8 केजी के आसपास ही है प्रेशर, 8.5 तो कम से कम रहना चाहिए था। उन्होंने इसके लिए भी ये इंश्योर किया है, अपने काउंसलिंग कर दी है इन राइटिंग कि 8.5 के नीचे तो निकालना ही नहीं वॉशिंग लाइन से आपको। अगर 8.5 है तो आप भले वहां पे वॉशिंग लाइन में थोड़ा देर खड़ा कर ले, लेकिन उसको रेक्टिफाई करके निकाले आप, और वो मिल जाता है, कोई कारण ज्यादा देर लगती नहीं। वॉशिंग लाइन में आपकी ट्रेन मैन पावर होती है, और जो आपका स्टाफ रहता है ऑन बोर्ड इन रूट, उनके पास प्रेशर बहुत ट्रिमेंडस रहता है। पैसेंजर्स का प्रेशर रहता है, लोको पायलट और क्रू और सब तुरंत उसके सब लोग उसको फोन कर रहे होते हैं, हम लोग भी कर रहे होते हैं, उस समय ट्रिमेंडस प्रेशर होता है। तो वॉशिंग लाइन में आप लोग थोड़ा भले ही 15-20 मिनट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिपार्चर हो तो राइट टाइम मतलब करना तो राइट टाइम कोशिश, बट पूरा प्रेशर के साथ ही करना है। बाकी ये इसका मैंने बता दिया आपको, जैसे ये सिंगल प्रेशर का कंप्रेसर का लिखा हुआ है, और बाकी 20 का जो मतलब इन्होंने बेसिकली जो नए मैनुअल में इन्होंने अलग से 20 कार के लिए नहीं लिखा है, इन्होंने सिंगल कंप्रेसर का लिखा हुआ है कि 8 कार के लिए लिखा हुआ है, और 16 कार के लिए उसी हिसाब से हम 8 कार कर लेंगे, और 20 कार के लिए उन्होंने आईसीएफ से इनफैक्ट रिक्वेस्ट किया कि वो लोग टाइम बताएंगे, उन्होंने लेटर लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला केस है, ये 27 जनवरी 2025 का है। ये अमृतसर, पुरानी दिल्ली अमृतसर की फिरोजपुर डिवीजन की प्राइमरी ट्रेन है, और इसमें लो एमआर प्रेशर हुआ था, और ये इसमें हमारा जो एमआर प्रेशर कम होने के कारण Vmax जो था हमारा वो नहीं आ रहा था फिर, बट फाइनली ट्रैक्शन उस समय तो नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद देखा गया तो इसमें जो ऑक्सी कन्वर्टर था वो अनहेल्दी था। ये बड़ा यूनिक केस है, ये आप लोग फिरोजपुर डिवीजन को तो अच्छे से पता होगा, बाकी लोगों ने भी मोस्टली सुना ही होगा इसका, तो इससे काफी चीजें समझ में आई थी हम लोग को। तो ये ऑक्सी कन्वर्टर 2 जो था, ये बेसिकली उस समय 8 कार का रेक चलता था, अभी तो इस समय 16 कार का हो गया। 8 कार का रेक था, नया रेक था लगभग। तो ये ऑक्सी कन्वर्टर 2 जो था वो हमारा फॉल्टी हो गया था, ये बेसिकली BU1 का फॉल्टी हो गया था, और उसके कारण हमारा LTC जो था उसका ब्लोअर बंद हो गया। बिकॉज LTC जो ब्लोअर होता है वो मैं आप लोगों को वैसे इस BC के बाद एक ओवरव्यू में बताऊंगा, वैसे आप लोगों को पता होगा, बट जो हमारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सी कन्वर्टर 1 और ऑक्सी कन्वर्टर 2 का, वो आप लोगों को मोस्टली पता ही होगा, बट एक बार जस्ट मैं रिव्यू करा दूंगा, थोड़ा सा इसको देख सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये मीटिंग के लास्ट में एक बार दिखाएंगे आपको।
तो इसमें हमारा जो एलटीसी का जो ब्लोअर था वो बंद हो गया, बिकॉज ऑक्सी कन्वर्टर टू जब इंक्लूड बंद हुआ तो फॉल्टी हो गया जिस भी कारण से। तो आगे जाके फिर ये उसी समय हमारा एलटीसी ब्लोअर बंद हो गया। जब ब्लोअर हमारा बंद हो गया तो हमारा एलटीसी भी नॉन फंक्शनल हो गया। तो एलटीसी जब नॉन फंक्शनल हो गया तो हमारा, अब इसमें लॉजिक तो ये बनता है कि भाई दूसरा आपका एक बेसिक यूनिट है उसमें तो काम कर ही रहा है, उसका एलटीसी भी पावर देगा, उसका क्यों नहीं देगा। उस पे आते हैं अभी। उस समय क्या हुआ था कि हमारा दोनों ही बेसिकली दोनों ही एलटीसी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, दोनों बेसिक यूनिट के एलटीसी बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे मूवमेंट के लिए। तो इसलिए ट्रैक्शन नहीं हो पाया। फिर हमने लोकोमोटिव से हॉल करके हम लोग ट्रेन लेके आए थे। यहाँ दिल्ली के पास ही थी उस समय, बहुत दूर नहीं थी, करीब 60 किलोमीटर थी, तो यहाँ पे उसको ले आए थे। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा लोड कॉन्ट्रैक्टर था BU1 में, ऑक्सी कन्वर्टर 2 का मॉड्यूल का लोड कॉन्ट्रैक्टर जो था वो टूट गया था और इस कारण से वो आउटपुट नहीं दे रहा था। अब जब वो ऑक्सी ये नहीं, ऑक्स 2 तो ऑक्स 2 नहीं, ऑक्स 2 नहीं, ऑक्स 1 है। ऑक्स 1 नहीं, ऑक्स 2 हिंदी लिखा है। अच्छा ठीक है। तो इसमें हमारा जो एक ऑक्स था वो हेल्दी था और एक ऑक्स हमारा उसका कॉन्टैक्टर टूट गया था, तो जिसके कारण हमारा सिंक्रोनाइज बस बार जो थी वो सप्लाई इफेक्ट हो गई और इंटायर हमारा पूरी रेक में ऑक्सी 2 का जो सर्किट था वो वहां पे पूरी सप्लाई बंद हो गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो हमारा दूसरा बेसिक यूनिट था उस समय लॉजिक क्या था, जो मेधा ने बाद में हम लोगों ने आईसीएफ से रिक्वेस्ट करके फिर उन्होंने इस पे पूरे इंडियन रेलवे में सारे रेक्स में उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट कराया। उसमें क्या था कि ये इनफैक्ट हम लोग को भी नहीं पता था ऐसा कोई लॉजिक है कि अगर ऑक्सी आपका बेसिक यूनिट 1 है, बेसिक यूनिट 1 में अगर आपका ऑक्सी कन्वर्टर ठीक है, बेसिक यूनिट 6 या जो सेकंड बेसिक यूनिट बोलते हैं, 6 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो वंदे भारत में नॉमेनक्लेचर आप लोग को पता ही होगा, बेसिक यूनिट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके है, तो इसलिए 8 कार में 1 और 6 बोला जाता है, 1 और 2 ना बोल के 1 और 6 बोलते हैं। तो बेसिक यूनिट 6 जो है अगर उसका ऑक्सी कन्वर्टर खराब है और बेसिक यूनिट 1 का सही है, तो बेसिक यूनिट 1 जो है वो एक तरह से मास्टर की तरह एक्ट करेगा और वो ऑक्सी बेसिक यूनिट 1 को 6 को बाईपास करके वो उसका भी लोड अपना ले लेगा, उसका लोड शेयरिंग कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ हम लोग के साथ कि दूसरा वाला जो हमारा बेसिक यूनिट था वो हमारा ठीक था, बेसिक यूनिट 6 हमारा सही था, बेसिक यूनिट 1 हमारा प्रॉब्लम कर रहा था। बेसिक यूनिट 1 के हमारे जैसे हमने बताया कि ऑक्स में प्रॉब्लम आ रखी थी, तो उसका ऑक्स कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा था, दोनों ऑक्स नहीं कर रहे थे, ऑक्स 1 ऑक्स 2 दोनों नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक में ग्राउंड आ गया तो उसने दूसरे वाले को भी ऑक्स 2 को भी कर दिया आइसोलेट। और अब हमारा कायदेतन लॉजिक जो बनता है कि हमारा उस केस में, क्योंकि बेसिक यूनिट 6 का तो आपका ऑक्स दे ही रहा है बस बार में सप्लाई, तो उसके 415 3 फेज सप्लाई से हमारा एलटीसी के ब्लोअर वोअर को सबको सप्लाई जाना चाहिए था, बट उसने नहीं किया क्योंकि बेसिक यूनिट 1 जो है वो मास्टर, बेसिक यूनिट 6 जो है वो स्लेव, ऐसा पहला लॉजिक था। तो उसने स्लेव वाले को ओवर मतलब उसको पावर नहीं ली, उसको पावर नहीं दी उसने, मास्टर वाले ने 1 ने 6 को पावर नहीं दी और 6 वाला हमारा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, उसने 6 को भी बंद कर दिया, 6 को भी ऑक्स को भी उसने कंट्रोल नहीं दिया कि वो अपना सप्लाई दे पाए बस में, और इस कारण से हमारा पूरा का पूरा सप्लाई बंद हो गया 415 थ्री फेज का। लेकिन अगर यही 16 कार का रेक होता तो शायद प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज उस केस में हमारा मास्टर उस केस में शायद प्रॉब्लम नहीं आती, बट हमारे इसमें मास्टर जो था उसने जिन्होंने 8 कार की पहले लॉजिक बनाया हुआ था कि दूसरा वाला स्लेव रहेगा तो वो नहीं दे रहेगा। तो ये अब खैर सारे इंडियन रेलवे में, पूरे इंडियन रेलवे में इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। इसकी मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। ये तो हेडक्वार्टर से गई थी रिपोर्ट, इसमें कंक्लूजन यही निकला था कि इसमें अर्थ फॉल्ट आ गया था, ग्राउंड आ गया था, उस कारण से उसने अनहेल्दी हो गया और BU1 जो था वो हमारा डिटेक्ट करना चाहिए था, बट वो ओपन हो गया, उसने 6 को भी ओपन कर दिया, दोनों ओपन हो गए, तो उसमें ये प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद से इसमें डिटेल रिपोर्ट भी निकाली गई और ये जो लॉजिक था इनका
उसको सही किया गया और आज की डेट में ये कहीं अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला केस है ये हमारा ये 12 जनवरी को हुआ था। इसमें हमारा ये अयोध्या वाली वंदे भारत है। तो ये सुबह डिपार्चर के बाद इसमें करीब ये अलीगढ़ के आसपास इसमें सीसीयू हमारा ब्रेकर ट्रिप हो गया था और ब्रेकर नॉर्मलाइज करने के बाद भी ट्रैक्शन नहीं आ रहा था हमारा। तो 160 kmph वाला Vmax जो था वो नहीं आ रहा था, वो आ रहा था लेकिन उसके बाद भी ट्रैक्शन नहीं ले रहा था। वो बेसिकली ब्रेक लूप जो था वो शो हो रहा था लेकिन ट्रैक्शन नहीं आ रहा था। तो इसमें ये देखा कि जो हमारा EBL है वो ट्रिगर हो रहा था विदाउट कमांड। इमरजेंसी ब्रेक लूप हमारा ट्रिगर हो जा रहा था बिना किसी कमांड के और इसमें BM रिसाइकलिंग को कई सारी चीजें की गई थी। इसके बाद फिर रेस्क्यू ड्राइविंग मोड टेस्ट को यहाँ से सेक्शन क्लियर कराया था। जब लास्ट में इसमें देखा कि ये प्रॉब्लम क्या आ रही थी तो इसमें मास्टर कंट्रोलर जो था उसमें वो कमांड सही से नहीं ले रहा था और उसको फिर स्वैप करा दिया गया था। उसका इसमें बताते हैं एक्शन में और क्या लिया था। तो ट्रैक्शन बेसिकली जैसे रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, RD मोड पे क्लियर करा और फॉल्टी मास्टर कंट्रोलर जो था वो रिप्लेस किया गया था। तो इसमें बेसिकली ये सारी चीजों मतलब हम लोगों को करना ही है, जिससे कि जो कि फॉल्ट्स आ रहे हैं उसमें फॉल्ट्स EBL क्या कारण है, क्यों ट्रिगर हो रहा है और DIO वाला भी हम लोग जैसे डिजिटल इनपुट आउटपुट और CCU टेस्टिंग जो है वो भी फॉरवर्ड और ये सब करके देखा था। लास्ट में उन्होंने इसको स्वैप किया था। इसका मैं रिपोर्ट दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें होल्डिंग ब्रेक हमारा अप्लाई हो जा रहा था, ट्रैक्शन रिस्ट्रिक्ट हो रहा था। इसमें जैसे मैंने बताया कि सर्किट ब्रेकर हम लोग नॉर्मलाइज कर दिया था CCU वाला, लेकिन लोको पायलट अटेम्प्ट कर रहा था गेन करने का ट्रैक्शन, लेकिन तभी भी वो डिपार्चर नहीं हो पा रहा था, ट्रैक्शन नहीं ले रहा था। जबकि DDU स्क्रीन पे 160 आ रहा था। नॉर्मली हमारा 160 आता नहीं है जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम है। और जो हमारा इसका कोई फीडबैक नहीं आ रहा था। इसमें आप बताते हैं आगे क्या मिला। इमरजेंसी ब्रेक लूप हमारा ट्रिगर हो रहा था विदाउट एनी कमांड। ये जैसे इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। BM रिसाइकलिंग और ये सारा किया गया था। इसमें RD मोड पे सेक्शन क्लियर हुआ था। अब जब इसमें मास्टर कंट्रोलर देखा गया इसमें, तो इसमें स्लॉट निकाला गया इसका। इसमें जो इसकी कपलर पिन थी वो नॉर्मल थी, सिक्योर थी और ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं मिली हम लोग को। लेकिन इसमें शॉर्टिंग हो रखी थी। इसमें कुछ स्नैप स्विच एक होता है इसका, स्नैप स्विच जो था वो हमारा शॉर्टेड था, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था। तो इसमें फिर एक ये ड्राइव भी आई। इसमें ICF ने अलग से इंस्ट्रक्शन निकाले पूरे इंडियन टेलर्स के लिए, सारे जोन्स के लिए। और इनफैक्ट ये मेधा जो है ये SS1 शेड्यूल में इसको करा भी रहे हैं। इसमें इंसुलेटर पेपर मटेरियल जो है वो कवर, बिकॉज जो कवर है इसका मास्टर कंट्रोलर बॉक्स का वो हमारा मेटल का है शायद, और अंदर ये भी मेटल पार्ट है, ये दोनों शॉर्ट कर जाते हैं, टच कर जाते हैं, ज्यादा गैप नहीं रहता। तो इसके बीच में इंसुलेटर पेपर कवर इन्होंने लगाने के लिए बोला है। तो ये मेरे ख्याल से बड़े शेड्यूल्स में इसको ये लोग कर रहे हैं और इन्हीं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा कि ये गैप कम था और इसमें कवर इंसुलेशन पेपर कवर लगाने के लिए बोला गया। तो ये SS1 शेड्यूल में एक्चुअली क्या हुआ था, ये जैसे SS1 शेड्यूल होके रेक निकला था हमारे यहाँ से, ये रेक IC 2002 या रेक 3 बोलते थे उस समय, और उस समय ही निकला था। मास्टर कंट्रोलर खोला गया था, मेधा नहीं खोला था, और उसमें फिर वापस लगाते समय प्रॉपर इंसुलेशन या आइसोलेशन या जो गैप था वो इंश्योर नहीं हो पाया, जिसके कारण ये हमारा इंसिडेंट हुआ था। इसलिए गैप और ये सब इंक्रीज करने के लिए बोला गया इसमें। बाकी ये इनको ही करना है, मेधा को करना है, इसलिए हम लोग को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। SS1 में जब खुलता है तब थोड़ा सा ध्यान देना है, तो तब इनफैक्ट वो लोग करेंगे इसको।
अगला केस ये 22,447 अमन द्वारा वाला हुआ था। ये पिछले साल का है, 6 अप्रैल 2024। इसमें जर्नी के दौरान हमारा इमरजेंसी ब्रेक वॉल जो है वो फेलियर हो गया था और ईपी ब्रेक स्टक हुआ था और संदल कलान के आसपास। और फिर ऑनबोर्ड टीम ने देखा इसमें बीसी प्रेशर जो था, ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर था बोगी 2 में, वो एबनॉर्मली हाई शो हो रहा था। ये फ्रीक्वेंटली आपने देखा होगा फेवली के केसेस में पहले ज्यादा होता था और नॉर में भी ये, लेकिन इनफैक्ट ये रेयर केसेस जिसमें नॉर में भी एबनॉर्मली हाई ब्रेक सिलेंडर प्रेशर करीब 25.5 केजी का शो हो रहा था। तो ये 2-3 इंसिडेंसेस हुए थे और फेवली में भी 2-3 बार हुआ था, ऐसे 12.5 कुछ होता था। ये बेसिकली एक बोकस या फॉल्स वैल्यू है उसमें, बिकॉज लेकिन जब उसने ऐसा कोई वैल्यू दे दी, सेंस करके दे दिया, तो वैल्यू के साथ उसने अपना लॉजिक तो वो पूरा करेगा। जब उसको एब्नॉर्मली हाई ऐसा कुछ प्रेशर सेंस करेगा तो वो पूरा ट्रैक्शन कट ऑफ कर देगा। और इसके बाद फिर ऑनबोर्ड टीम ने ट्रिप और ये सब करके देखा था। ईबीसीयू इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक कंट्रोल यूनिट 1 और 2 से उन्होंने सर्किट ब्रेकर ऑन ऑफ करा था। उसके बाद डिपार्चर भी बाद में हो गया था। तो इसमें हमारा जो बोगी आइसोलेशन कॉक जो था उसको आइसोलेट किया था। ये ईबीसीयू तो ऊपर से किया ही था, लेकिन नीचे जाके हमने बोगी आइसोलेशन कॉक भी आइसोलेट कर दिया जिससे उसका ब्रेकिंग का कट ऑफ हो जाए पूरा और उसका सेंस ना ले, फीडबैक भी ना ले, वो अप्लाई भी नहीं होगा वहां पे और वो फीडबैक भी नहीं देगा। और आगे जाके फिर हमने शेखुर बस्ती में इसका ब्रेक वॉल्व कार्ड DCL1 जो है वो हमने इंटरचेंज किया था दूसरे कोच से और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मतलब उसी में प्रॉब्लम थी। इसका रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये बोगस वाली वाली थी इसकी 25.5 की, नॉर का रेक है ये, और ये इसका ग्राफ है। उसके बाद अभी फॉर्चुनेटली काफी समय से ठीक चल रहा है, नॉर और फेवली दोनों की तरफ से जो भी उन्होंने सॉफ्टवेयर चेंजेस किए हैं ये ठीक चल रहा है। नेक्स्ट बात, अगला केस ये हमारा 24 अप्रैल 2024 का है। हमारा ये ट्रेन नंबर 22,435 हमारी बनारस होम पे जब वहां से डिपार्चर हुआ, होना चाहिए ना, ये बनारस की हमारी ये वंदे भारत ट्रेन है। ये वहां पहुंचने के पहले, अराइवल होने के पहले, तो इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक एप्लीकेशन हो गया था जिसके कारण हमारा पूरा ब्रेक बाइंडिंग हो गई थी उस वाले कोच में और ट्रेन रुक गई थी। इफेक्टेड बोगी जो थी और जो हमारा ब्रेक एप्लीकेशन लूप BL जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो BL भी हम लोग को एटलीस्ट सेक्शन क्लियर करने के लिए हम लोग BL ब्रेक एप्लीकेशन लूप बाईपास कर सकते हैं। लेकिन इसके अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, बिकॉज ये बहुत सेफ्टी वाली अच्छी चीज है। लेकिन जब आप श्योर हैं कि आपको कहीं भी कोई ब्रेक बाइंडिंग नहीं दिखाई दे रही किसी कोच में, तब आप सेक्शन क्लियर करने के लिए जरूर इसको यूज कर सकते हैं। आप जैसे इसको यूज करेंगे आपका सारा फीडबैक बंद हो जाएगा आना और आप सेक्शन एटलीस्ट क्लियर कर सकते हैं। यही इसमें किया गया था। उसके बाद रिटर्न में आते समय भी फिर एक मैसेज आया था जिसमें हमारा ब्रेक स्टक का मैसेज आया था और फिर ट्रैक्शन कट ऑफ हो गया 10 kmph का। उसमें मेरा टीम से फिर बात किया गया था और एक वायर उन्होंने टर्मिनल बॉक्स से बोला था जिसको निकाला गया और वायर को रिमूव किया गया और उसके बाद तुरंत डिपार्चर हो गया। ये फेवली का हमारा इसमें ब्रेकिंग थी और इसमें एक कार्ड होता है WPI 20 कार्ड 02 कार्ड है जो माल फंक्शन कर रहा था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है बताने वाली कि जो हमारा जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो आप जब श्योर है कि कोई ब्राइंडिंग नहीं दिख रही है तो आप ब्रेक एप्लीकेशन लूप डेफिनेटली आप एस्केलेट कर दें और बाईपास करके फिर डिपार्चर करा दें। बाकी तो चीजें उस हिसाब से फिर आगे मेथा या फेवली बता ही सकता है। ये आपको एक एक वायर याद करने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग बता देते हैं। रिपोर्ट देख लेते हैं। इसमें यही हुआ था। ये इसका ये कार्ड है इसका। नेक्स्ट
अगला हमारा 25 मई को एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 22,426 हमारी जो अयोध्या वाली वंदे भारत है लास्ट ईयर वो डिपार्चर हुआ था आनंद विहार से। सारे आरएमपीयूज जो थे, ये मैं आपको बताऊंगा कि जो वंदे भारत में इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं पैसेंजर्स की, और एक पैसेंजर कंफर्ट भी अगर हम लोग प्रॉपर इंश्योर ना करें तो वो भी एक अपने आप में मेजर इशू बन सकता है। इसमें हुआ था आरएमपीयूज हमारे सारे फंक्शनल थे। ये रेक हमारा 88 है, नया ही रेक आया था उस समय, काफी 38 ये आईसीएफ का नया वर्जन 2 का रेक था उस समय। और डीडीयू स्क्रीन पे हमारा जो ब्लोअर था आरएमपीयू 1 का, तो आरएमपीयू 1 जो हमारा उसमें ब्लोअर लगा रहता है, ब्लोअर बेसिकली हमारा एयर अंदर थ्रो करता है। उसमें लॉजिक भी रहता है कि उसमें कुछ परसेंट, मतलब अभी जो चल रहा है शायद 25 से 30% के आसपास फ्रेश एयर वो ऊपर से लेता रहता है, जो लॉजिक को प्री डिफाइंड सेट करते हैं। और बाकी जो है वो आपकी जो एयर अंदर जो ऑलरेडी सलून एरिया थी वही वापस सर्कुलेट होती रहती है। तो इसमें जो ब्लोअर अगर आपका बंद हो जाए कभी, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसमें होती है। आपका ठंडा गर्म तो तभी चल जाएगा, पैसेंजर्स को ठंडा गर्म बोल देते हैं, चल जाता है थोड़ी देर में, बट अगर आपको फ्रेश एयर ही नहीं आप दे पा रहे हैं पैसेंजर्स को, तो वो सफोकेशन भी होता है एक तरह से। उसमें ब्लोअर बंद हो गया था आरएमपी 1 का, और उस समय थोड़ा गर्मी काफी ज्यादा हो रही थी, और वो पल्डर नॉन फंक्शन हुआ। उसके कारण हमारा एयर जो था वो प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा था पैंट्री साइड वाले कोच में, और वहां पे पैसेंजर्स को दिक्कत भी काफी। और उसके बाद फिर लोअर टेम्परेचर और वो सब जो हो सकता है वो सब किया गया दूसरी साइड से। आगे फिर अयोध्या में ब्लॉक लिया गया था, उसमें ये जो कार्य किया गया था ये अब उस समय हो गया था, बट मैं नहीं बोलूंगा कि ये हमेशा करना है। उसके बाद फिर ये रेक हमारा आनंद विहार जब वापस पहुंचा तो इसको चेक किया गया। इसमें वीएफडी जो था, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का जो आउटपुट था ब्लोअर को, वो नहीं आ रहा था, तो आरएमपी 1 को का जो वीएफडी था वो रिप्लेस किया गया था। तो इसमें बेसिकली ये मतलब मैं इसको फॉर्मली शायद नहीं बोलूं, ऑल्दो शायद करना भी नहीं चाहिए। इसमें उस समय जो मैं आपको बताऊंगा फैक्चुअली क्या हुआ था, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसको। इसमें फ्रेश एयर फिल्टर को ब्लॉक किया गया था जिससे कि जो गर्म हवा आ रही थी वो बंद हो जाए, गर्मी की भी कंप्लेंट थी। और ये था कि उसमें दूसरा आरएमपीयू का एक ब्लोअर चल रहा था, बट मैं दोबारा बोलूंगा ये रिकमेंड उस समय तो कर दिया था, थोड़ी सी उससे शायद मतलब ये था कि टेम्पररी रिलीफ रहा होगा, बट ओवरऑल लॉन्ग रन इसको हम लोग अब करंट प्रैक्टिस में अवॉइड करते हैं। अब हम लोग ये नहीं करते हैं बिकॉज इससे फ्रेश एयर डेफिनेटली कम हो जाती है, वो अब चीज हम लोग नहीं करते। बाकी ये सब कर सकते हैं आप, जो आईसी डोज हैं उसको इंश्योर करा जाए बंद रहे, आईसी आपका एस्कॉर्टिंग स्टाफ लग जाए वहां पे, और फंक्शन जो दूसरा वाला फंक्शनल यूनिट है उसका टेम्परेचर सबसे कम रहे अगर गर्मी का दिन है, और बाकी सब लोगों को तो बता के रखना ही है। तो वीएफडी जो है इसका हम लोगों ने इनफैक्ट आईसीएफ से रिक्वेस्ट भी किया हुआ है कि, और ये हेडक्वार्टर से भी चेजिंग करते हैं हम लोग कि इसका कुछ एक आइसोलेट, अगर उसका वीएफडी खराब हो जा रहा है उसके कारण ब्लोअर को सप्लाई नहीं जाती है, तो वीएफडी नहीं डायरेक्ट सप्लाई एटलीस्ट चली जाए। बट इस पे अभी कोई उनसे अभी वहां से एक्शन नहीं होता है, बिकॉज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव अपने आप में ब्लोअर ठीक रहता है नॉर्मली, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव खराब हो जाता है। तो वो हमने इनफैक्ट आईसीएफ रिक्वेस्ट किया हुआ, जैसे आप देख रहे होंगे कि एक अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप वीएफडी को बाईपास करते हैं, उसकी वजह से आप एटलीस्ट ब्लोअर को सप्लाई तो दे दें, क्योंकि एलएचबी में जहां तक मुझे पता है वहां पे वीएफडी नहीं होता, सप्लाई सीधे चली जाती है। तो ऐसा कुछ जैसे एलएचबी में सिस्टम है वैसे इसमें रिक्वेस्ट किया हुआ है, अभी इसमें उनकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आया है हम लोगों को। अगला एक केस है, ये हमारा 29 मई 2024 में हमारा ये अमृतसर पुरानी दिल्ली का वंदे भारत जो अमृतसर की प्राइमरी, इसमें पुरानी दिल्ली से यहाँ से वापसी में डिपार्चर हो गया था। अंबाला पहुंचते हुए शाम को जब वहां से डिपार्चर हुआ उस समय हमारा वीसीबी जो था, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वो जो हमारा ऊपर एक तरह से कनेक्शन का काम करता है, जो स्पैंटो सीधे करने से आपका जो कलेक्ट कर रहा है करंट वो पूरे नीचे तक पहुंचाने के लिए बीसीबी जो है, बीसीबी हमारा ओपन हो रहा था, और वो दोनों ट्रेलर था उस समय 8 कार की रेट थी, मतलब दोनों हमारा बीसीबी ओपन हो रहे थे। उसको क्लोज करने के लिए अटेम्प्ट्स किए गए थे डीडीयू से, और फर्दर फिर मेदा से भी बात की गई। तो उसमें ऑक्सी एयर कंप्रेसर जो थे वो हमारे दोनों
टीसी कोचेस के वो ऑन थे, लेकिन उसके बाद भी ये वीसीबी हमारा ओपन ही हो रहा था, क्लोज नहीं हो पा रहा था, सर्किट मतलब क्लोज नहीं हो पा रहा था इसका। तो पैंटोग्राफ को फिर से लोअर किया गया, फिर हमारा मेन कंट्रोल यूनिट या एमसीयू जो मेन कंप्यूटर होता है उसको रिसेट किया गया, और एमसीयू जो दूसरा रिडंडेंट वाला होता है उसको भी रिसेट किया गया। फिर हमने पैंटोग्राफ दोबारा जब ऊपर किए और कमांड इशू की, तो उसके बाद वीसीबी क्लोज हो गया, उन्होंने कमांड ले ली। और इसमें प्रॉब्लम क्या मिली थी, हमारा जो टेम्परेचर था ट्रांसफार्मर का, जो बेसिकली ट्रांसफार्मर आप लोगों को पता ही होगा ऑयल कूल्ड होता है, और इसमें एक पंप भी लगा रहता है। तो ये ट्रांसफार्मर जो था इसका टेम्परेचर काफी बढ़ गया था, 87 डिग्री तक चला गया था, और ट्रांसफार्मर के जो फिल्टर थे उनको बाद में जब थॉरली क्लीन किया गया तो उसके बाद ये टेम्परेचर सही आ गया। तो ये 87 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था। तो पैंटोग्राफ हमारे ये तो एक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस आगे तो डिस्कस हो गया। तो शकुर बस्ती में यहाँ देखा गया था 87 डिग्री तक टेम्परेचर गया था इसका। ये इनफैक्ट ये तो रेवलॉट में भी उन्होंने एक्सेस कर लिया था कि इसी वजह से हुआ ये, तो मतलब उसी ट्रांसफॉर्मर की वजह से था। एक मिनट प्लीज वो रखिए चार्जिंग करें। तो इसकी मैं रिपोर्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें जो ट्रांसफार्मर का शेड्यूल है वो हालांकि हम लोग सब करते हैं प्रैक्टिस, बट उसको बहुत ट्रांसफार्मर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्रिटिकल इक्विपमेंट अगर कोई है वंदे भारत तो ट्रांसफार्मर है। इसलिए इसमें जो भी शेड्यूल्स है, जो भी क्लीनिंग है फिल्टर्स की या इसके जो भी हमें सैंपल चेक करना है, वो उसमें बिल्कुल एक दिन का भी डिले नहीं होना है। और क्लीनिंग इसमें फिल्टर्स की गई थी, उसके बाद फिर टेम्परेचर ठीक हो गया, मतलब कहीं ना कहीं फिल्टर्स चोक थे। इसको हम लोगों ने इनफैक्ट शकुर बस्ती में हम लोगों ने थोड़ी पीरियोडिसिटी बढ़ा दी थी कि हमारा ट्रांसफार्मर सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल आइटम है, तो उसका समय से वैसे हम लोग करते रहे। और इसका जो रेटेड कोर है वो 30 दिन पे करने का है, और 90 दिन में इसका वेट क्लीनिंग करने का है, जैसे ओईएम बोलता है। लेकिन हम लोगों ने समर में फिर डिसीजन लिया कि इसको हम लोग हर ट्रिप में करेंगे, मतलब हम लोग हर हफ्ते उस समय हम लोगों ने फिर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक महीने में इससे पहले किया गया था, बट उस समय इतना जो भी एनवायरमेंट था या गर्मी ज्यादा थी या जो भी जिसकी डस्ट की वजह से तो शायद ज्यादा हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने इस रूट पे और जो भी हमारे बाकी रूट्स है उसमें हम लोगों ने इंश्योर किया कि उसकी पीरियोडिसिटी हमने बढ़ा दी, हर हफ्ते हम लोग कर रहे थे इसको। और जिससे कि ये टेम्परेचर हम लोग इंश्योर करते हैं कि ये इसी रेंज में रहे, इससे ज्यादा ना जाए, 45-55 के आसपास। अगला ये केस है हमारा 28 जून 2024 में हुआ था। इसमें 22,436 हमारी बनारस की वंदे भारत है। इसमें कूलिंग के इश्यूज रिपोर्ट हुए थे कई कोचेज में साइमल्टेनियसली। E1 कोच था, C10 था, C12 था, C13 था। तो जब ट्रेन बनारस पहुंची यहाँ से, एक मिनट आप लोग लाइन पर रहिएगा, एक कॉल है प्लीज, एक मिनट बस।
जी। तो आलोक, कोई बीच में ब्रेक तो नहीं होता है या लगातार करना है? सर अब तो चाहे टाइम निकल गया है, 12:45 से 1 बजे तक लंच होगा सर। अच्छा ठीक है, तो मतलब आप मुझे बता दीजिएगा अगर रुकना है जब, जैसे है ना तो। 12:45 तक दे सकते हैं सर क्लास, 12:45 से लंच होता है अगर कोई दिक्कत ना हो। वैसे ठीक अगर है, आप तो मैं फिर करता हूँ, अभी इसको मैं 12:30 तक खत्म कर दूंगा, ठीक है? 12:30 12:45 तक, पौने ठीक। ओके। तो मैं शुरू करूँ फिर? ठीक। तो अभी वही, इनफैक्ट अभी हेडक्वार्टर से फोन था उसी के लिए, जो हमारा, मैं आपको दो केस और बता देता हूँ। एक तो ये जो कवच वाला था, अभी डिस्कस हो रहा था, इसके लिए ही अभी पूछा जा रहा था कि क्या वो मॉड्यूलेशन जो या ईवीएल जो हमारा लूप में नहीं आता है, शो नहीं करता, वो कर दिया या नहीं कर दिया मेधा से, तो बता दिया गया है अभी नहीं हुआ है। और दूसरा एक केस हुआ था जिसमें डोर हमारा नॉर का वो ओपन हो गया था और एक वेल्डर डीसीयू में फॉल्ट आ गया था, वो शॉर्ट कर रहा था, लेकिन उसने अपने आप में लूप बना लिया और वो हमें फीडबैक ही नहीं मिल रहा था कि पल्डर डोर में प्रॉब्लम है। नेगेटिव पॉजिटिव उसी में अपने आप ने कर लिया था। तो वो डायोड्स भी नॉर्दर्न लगा दिए सारे रेस में, पूरे नॉर्दर्न में, तो वो चीज उन्होंने फीडबैक ले लिया, तो नॉर्दर्न में एटलीस्ट वो दिक्कत नहीं आई। हमारे यहाँ उसका भी एक डिटेंशन हुआ था करीब 1 घंटा। नॉर के केस में उसमें एक पल्डर डोर कंट्रोलर में फॉल्ट आया था, वो शॉर्ट हो गया था, लेकिन उसमें फीडबैक नहीं दिया मेन को, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप में उसने लूप बना के वो कंप्लीट हो गया था सर्किट, और फीडबैक नहीं मिल पाया था कि किसी में प्रॉब्लम है, कहीं डिसकंटिन्यूटी है। तो डायोड लगा दिया है नॉर ने, और वो फेवली ने पहले लगाया था, नॉर ने भी लगा दिया। हाँ, तो मैं इसका केस बता रहा था अभी। E1, C10, C12 और C13 में, चार में ये दिक्कत आई थी। ये 16 कार का रेक था उस समय, और इसमें फिर OHE ब्लॉक लिया गया था बनारस में। इसमें ये देखा गया कि उस समय बारिश काफी हुई थी, और A1 हार्टिंग कनेक्टर जो थे हमारे छत में, जो हमारा RMQ जहां इंस्टॉल्ड रहता है, उसी के बगल में हार्टिंग कनेक्टर जो A1, A2, A3 जो नीचे से ऊपर जाते हैं 415 थ्री फेज वाले, ये सारे जो थे वो शॉर्ट हो गए थे, क्योंकि बारिश में प्रॉपर सीलिंग नहीं थी वहां पे। और ये बारिश में सीलिंग ना होने के कारण जो ऊपर हमारे ये कॉन्टैक्टर्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था पानी पूरी बारिश के पूरा ही चला गया, बट वो पानी नीचे से बेसिकली उसमें गया। मतलब ऊपर से तो पूरा सील था, बट वो कहीं ना कहीं जो उसका जो भी जहाँ पे वो माउंटेड था, वहां से हल्का हल्का पानी अंदर गया, और उसी की वजह से ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स एकदम शॉर्ट हो गए, और फिर ये हम लोग का काफी कई 4 कुछ में प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद से पूरे नॉर्दर्न रेलवे ड्राइव निकाली गई थी, और पूरा इनको प्रॉपर्ली सील कराया गया था, और बोर्ड से इनफैक्ट ड्राइव निकली थी। उसमें कई राउंड ऑफ सीलिंग कराई गई थी, सारी फर्म्स OEM को ही बोला गया था, अमित इंजीनियर, सिद्धवाल और मेधा, इन तीनों की मदद से। बिकॉज कुछ इसमें जो हार्टिंग होते हैं वो मेधा वाले अटेंड करते हैं, कुछ इसमें सिद्धवाल और अमित वाले करते हैं, तो उन्होंने फिर इसको पूरा सीलिंग करा था। इसमें बस यही है कि मानसून ड्राइव जब भी आए हम लोग की, जब भी बारिश आने वाला है, तो उसके पहले वैसे हेडक्वार्टर निकालता ही है मानसून ड्राइव। उसमें हम लोग चेक करना होता है कि कोई इसमें मतलब मैकेनिकल हम लोग टेस्ट करते ही हैं, जिसमें हम लोग पानी ऊपर भरते हैं, और उसमें देखते हैं कि कोई लीकेज नहीं हो रहा है, काफी देर भर के देखा जाता है ट्रफ फ्लोर के ऊपर। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ से भी हम लोग को देखना है, बिकॉज ओवरऑल एसेट तो हमारा ही है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि सीलिंग हमारी प्रॉपर है या नहीं है, इसमें जो वीसी का फ्लेक्स है, जो भी सीलेंट्स लगाए जाते हैं, वो हम लोग को इंश्योर करना है कि बारिश के पहले हमारे पास सब्सिट उपलब्ध रहे। उसका नॉन स्टॉप डिमांड या जहां से भी लाना है वो अरेंज कर सकते हैं आप लोग टाइम से, बिकॉज बारिश में सी कवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। इसी का लिंक किसी और के दूसरी का लिंक हो गया। अच्छा, ये अगला चला गया। इसमें तो टोटल 13 रेड मदद कंप्लेन्स भी आई थी एक ही ट्रिप में, और फिर इसमें ब्लॉग भी लिया गया था वहां पे बनारस में, बट बिकॉज आप बहुत सारे चीजें अटेंड कर नहीं सकते इसमें, बिकॉज 1 ही घंटे का टाइम मिलता है आपको टर्मिनल एंट्री होने के बाद, बहुत सारी चीजें हो नहीं सकती। ये दोनों मिला जुला के जाना आना दोनों में काफी रेड मदद आई थी। रिटर्न में देखिए आप, इनफैक्ट ज्यादा आई थी, बिकॉज गर्मी का समय बढ़ जाता है, जैसे आप वापस 3-4 बजे के आसपास बढ़ जाता है। उसमें यही है सॉल्यूशन कि आपको प्रिवेंट ही करना है, क्योंकि अगर आपने प्रिवेंट नहीं किया तो फिर रास्ते में कुछ करने वाला है नहीं इसमें कुछ, तो प्रिवेंट ही करना है किसी भी तरीके से। ये ऐसी चीज है कि जो रास्ते में आप कुछ कर नहीं सकते।
बस वही कर सकते हैं कि आप दूसरा मतलब गर्मी के लिए रियायत के लिए थोड़ा पैसेंजर्स को अपने आईसी डोर क्लोज करा दिए, सब कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। अगला केस है, ये जून का है, ये भी 24 का। इसमें कटरा की वंदे भारत है। एमआर प्रेशर इसमें ड्रॉप हुआ था और मल्टीपल इसमें ड्रॉप हुआ था। इसमें लुधियाना के आसपास एचपी सिलेंडर के गैसकेट से लीकेज शुरू हो गया था जब ट्रेन जा रही थी कटरा की तरफ। इसमें ऑलरेडी लीकेज शुरू हो गया था थोड़ा सा, और इसके कारण ये शट डाउन हो गया हमारा पर्टिकुलर बेसिक यूनिट 1 का कंप्रेसर। इसके बाद जब ट्रेन पठानकोट पहुंची तो उसमें एक एयर कंप्रेसर का भी, एयर स्प्रिंग का भी फेलियर हो गया BU3 में। और फेलियर इन द सेंस क्या हुआ कि उसमें आइसोलेशन हम लोगों को करने की जरूरत पड़ी, उसमें भी थोड़ा सा लीकेज हो रहा था। फिर जब हमारा बिकॉज वो आपको पता है कटरा वाला सेक्शन ग्रेडियंट है काफी, और वहां पे हमारा ब्रेकिंग भी ज्यादा यूज होती है और कर्वेचर्स भी काफी है। करता हूँ थोड़ा बीसी में करता हूँ। उसमें प्रेशर हमारा नीचे, जैसे ही हमारा प्रेशर ड्रॉप हो गया 7.5 के नीचे, तो हमारा एमआर ट्रैक्शन कट ऑफ हो गया था। और उसके बाद फिर आगे कटरा में तो डेफिनेटली उन्होंने वहां की टीम ने इंस्पेक्शन किया और उसमें स्टेबलाइज कराया, जो भी ड्यूप्लेक्स वॉल्व इधर से उधर कर सकते थे, और एटलीस्ट 2 कंप्रेसर उन्होंने ऑपरेशन कराया, और बाद में फिर उसको कंप्रेसर भी रिप्लेस कराया गया था। तो ये इसमें बस इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक तो जैसे मैंने बताया था एक केस जिसमें हमें इंश्योर करना है कि हमारे से जब डिपार्चर हो रहा है तब सारे हमारे कंप्रेसर फंक्शनल रहे। अगर किसी में प्रॉब्लम भी आ रही है तो उसको फिर हम लोग एटलीस्ट सारे बाकी तीनों का मतलब ये 2 जितने भी और कंप्रेसर है वो सारे 100% फंक्शनल रहे। एक में आज जाती है तो उसको भी कोशिश करना है कि मैक्सिमम कैसे अटेंड कर सकते हैं। प्रिवेंटिव भी इसमें कर सकते हैं, बिकॉज रास्ते में फिर आपके पास बहुत बचता नहीं करने के लिए। उसमें यही कर सकते हैं कि जब ऐसा कोई इशू हो ही जाए तो आप कम से कम जो हमारे यूजेज है जहाँ पे प्रेशर का ज्यादा यूज होता है, मेनली जैसे बायो वैक्यूम में तो हो ही रहा है जो हो रहा है, बट जो और भी डोज वोज में होता है या हॉर्न में होता है, तो जो मैक्सिमम कम करा सकते हैं वो कराएं। लेकिन इसके लिए बेटर यही है, प्रिवेंटिव करना है। इसमें इंश्योर करना है कि हमारा प्रेशर जो है वो लीकेज रेट बिल्कुल ना रहे। इसमें लीकेजेस भी थे डेफिनेटली, थोड़े लीकेज रेट ना रहे हमारा, और कंप्रेसर सारे फंक्शनल रहे। ऑक्सी कन्वर्टर अगर पर्टिकुलर कोई गड़बड़ है तो उसको इंश्योर करना है, ऑल मैक करना है। उसमें हम लोगों ने फिर सारे ऑल मैक ऑन भी कराया था बाद में जब हमारे 2 कंप्रेसर ऑपरेशन हो गए थे। और बाकी इसमें अब कंप्रेसर उस समय ये किया गया था कि एक इसमें जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, उसमें एक पर्टिकुलर गैस्केट जो थी, ये आपको बल्कि इसमें रिपोर्ट में दिखाता हूँ, इसमें आपको ज्यादा समझ आएगा। उसमें कई चीजें समझ में आई थी, मैंने आपको बिकॉज 2 कंप्रेसर इन्वॉल्व थे इसमें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। हाँ, तो ये कोच है जिसमें ये मेन एयर कंप्रेसर जो था ये इसका एबनॉर्मल साउंड इसमें हो रहा था, तो इसलिए इसको हम लोगों ने उस समय गैस्केट हम लोग को नॉर सारी नहीं हो पाई थी किसी कारण से, तो गैस्केट एक हम लोगों ने कुछ लोको शेड वाली यूज करके लगाई थी, बट वो कहीं ना कहीं फेल हुई थी। गैस्केट ही फाइनली निकल गया, वही पर्टिकुलर गैस्केट फेल हुई थी। तो इसके बाद से हम लोगों ने कॉल लिया था कि कोई भी इसमें इमरजेंसी में भी कोई भी अगर स्पेयर लगाना तो नॉर का ही या फेवली का ही लगाना है, उसके अलावा नहीं लगाना है। और जो भी हमारे कंप्रेसर्स है वो OEM से ही इनफैक्ट कवर्ड भी हैं, बिकॉज इनके स्पेयर पार्ट जो है वो काफी बिकॉज इनकी जो वर्किंग है उस हिसाब से इनके स्पेयर पार्ट डिजाइन है, इसलिए इसमें इंश्योर किया जाता है कि जो भी कंप्रेसर्स हैं वो शकूर बस्ती में हम लोगों के OEM के ही उनसे ही ओवरऑलिंग कराते हैं। इनफैक्ट इसका एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया गया था चारबाग की मदद से, और नॉर ही इसको करता है। फेवली के ऑलरेडी कंप्रेसर्स अभी वारंटी में है, इसके बाद फिर रेट कॉन्ट्रैक्ट भी इसका इशू होने वाला है, तो इसलिए वो भी कवरेज हो जाएगा उनका। बाकी एक कंप्रेसर में ये प्रॉब्लम आ गई थी जो मैंने बताया, नॉर्मल साउंड वाला, और दूसरा जो था वो आईसिफ से खैर वो नया ही आया था, और एक में डुप्लेक्स वॉल की भी प्रॉब्लम आई थी जो ये स्प्रिंग वाला मैं बता रहा हूँ। तो ये 2 कंप्रेसर में हो गया था, ग्रेडियंट था, इस सब मिला के प्रेशर ड्रॉप हो गया था ज्यादा। ये लीकेज था जो हमारे एक कंप्रेसर में, ये लीकेज है जिसका ये गैस्केट वाला जो इशू था, ये गैस्केट हम लोग का कंट्रीब्यूट किया था फेलियर में। और दूसरा डुप्लेक्स वॉल वाला था जो इधर से डुप्लेक्स वॉल वाला था। इसमें एक और तीसरे कंप्रेसर में भी इनफैक्ट एबनॉर्मल साउंड, मतलब ये ऐसा कोइंसिडेंस हुआ था जिसमें तीनों कंप्रेसर में एक ही साथ प्रॉब्लम आ गई थी। तो कोइंसिडेंस
इसमें क्या मेंटेनेंस हम लोग का एक कहीं ना कहीं लैगिंग था कि इसमें ओरिंग हम लोगों ने इस तरह की गैस्केट टर्मिनल लगाई थी, वो डेफिनेटली इसमें पहले प्रॉब्लम नहीं थी और इसका डुप्लेक्स रास्ते में लीकेज होना शुरू हो गया था। ये दोनों चीज हो गई, बट ये वाला जो था ये नॉर्मल साउंड पहले से ही दे रहा था, मतलब डिपार्चर के समय इसने शुरू कर दिया था। इसमें ये कुछ चीजें दी हैं, तो बेसिकली करना यही है कि आपको इसमें एयर ब्रेक का चांस लेना नहीं है और इंश्योर करना है कि यहाँ से सारी टेस्टिंग हो, सफिशिएंट हो। बाकी कंप्रेसर सफिशिएंट है अभी उपलब्ध हम लोग के पास, तो नॉर्दर्न में कोई भी रेक होता है तो कंप्रेसर हम लोग चाहे चेंज करते हैं या रेक चेंज कर देते हैं, तो उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। स्पेस सफिशिएंट है और इसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी है नॉर्दर्न में। अगला केस है, ये मेजर केस है, ये सितंबर 2024 में हुआ था, बनारस का रेक था और ये रेक हमारा 2 मतलब आईसी 1002 जो वर्जन 1 का रेक है। नॉर्मली बाकी डिविजन नहीं चलाते हैं, बट ये बस्ती में हम लोग क्या सबसे पुराना रेक जो है, दूसरा रेक जो था, तो इसमें वर्जन 1 वाले में कुछ ये इन हाउस कुछ मतलब इनबिल्ट कुछ जो शॉर्टकमिंग्स थी उसको हमने फ्लैग भी किया हुआ है, इनफैक्ट ऐसे को और हेडक्वार्टर भी चेस करा है उसको। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इंसिडेंट क्या हुआ था। इंसिडेंट ये हुआ था कि इसमें दो चीज साइमल्टेनियसली हुई थी। इसमें हमारा मल्टीपल इलेक्ट्रिकल इश्यूज आए थे, जिसमें हमारा बेसिक यूनिट 2 जो था उसमें ट्रांसफार्मर हमारा शॉर्ट हो गया था। वो शॉर्ट हुआ था जहां पे हमारा ऊपर से नीचे हाई टेंशन केबल आता है, नीचे जहां ट्रांसफार्मर में इनपुट जा रहा है वहां पे शॉर्टिंग हो गई थी, वो अभी आपको फोटो में दिखाएंगे। और इसके साथ साथ हमारा क्या हुआ था कि अर्थ फॉल्ट आ रहे थे बेसिक यूनिट 2 और 1 में, और ट्रिपिंग हमारी हो रही थी वीसीबी में। तो इसमें जिसके कारण हमारा बेसिक यूनिट 1 का ऑक्सी कंप्रेसर जो था वो बंद हो गया, क्योंकि हमारे अर्थ फॉल्ट आ रहे थे। ऑक्सी कंप्रेसर जो है हमारा वो 415 थ्री फेज सप्लाई लेता है, तो जैसे ट्रिपिंग हो रही थी वीसीबी इसकी, तो हमारा ऑक्सी कंप्रेसर सप्लाई नहीं दे रहा था, इस कारण से वो बंद हो गया था। तो आगे इसमें बताते क्या हुआ। तो इसमें सिर्फ हमारा एक जो था फाइनली, ये कानपुर के पास ट्रेन थी, तब ये सारी चीजें एक साथ हुई थी। मैं बताऊंगा क्या हुआ था। जब हमारा एक टोटल बेसिक यूनिट था वही हमारा फंक्शनल था, ऑपरेशनल था, लेकिन वो पर्टिकुलर बिकॉज ऑलरेडी इसमें वर्जन 1 में जो इसके कंप्रेसर्स है वो उनका रेटिंग जो उनका जो बैटरी का वोल्टेज है दोनों उतना अच्छा नहीं है जितना वर्जन 2 का है। और इसमें इस कारण से ये एक ही जो कंप्रेसर था ये पूरी लाइन में वो प्रेशर नहीं जनरेट कर पा रहा था कि वो ऑक्स ये हमारा जो पैंटो को हमारा पिकअप करा पाए। तो और एक चीज और बताऊंगा, इसमें जो एक हमारा एचटी केबल जो था वो पंक्चर्ड हो गया था, वो तो प्राइमरी कॉस्ट था ही था। इसके अलावा एक साथ में और चीज हुई थी, जो जब ये रेक कमीशन होकर आया था 2019 में, जब ये कटरा में चला है, उस समय ही इसमें एक मैं आपको फोटो दिखाऊंगा कि इसमें ही एक जो अंडरगियर में ट्रे है वहां पे एक केबल था जो कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा सा निकल गया था अपनी पोजीशन से, और वो उसका जो इसका इंसुलेशन था वो निकल रहा था। और वो उस समय ही जब ये ट्रांसफार्मर वाला हमारा फेलियर हुआ, उसी के 11 मिनट के इंटरवल पे दूसरा फेलियर हो गया। तो दो बेसिक यूनिट मेरे ऐसे हम लोग के ऐसे बैठ गए। तो वो आपको अभी दिखाते हैं कि मतलब इन सब चीजों में ये करना है कि कभी भी हमारा जब मेजर शेड्यूल हो रहा है तो या बाकी भी कभी देख सकते हैं। हालांकि वो ऐसी चीज थी जो दिखाई नहीं देती, बस केबल ट्रे के ऊपर वो केबल फंसा हुआ था, बट तभी जो मैक्सिमम हो सकता है कोशिश करना है देखने का। तो जब ये हो गया तो उसके बाद फाइनली मजबूरी में इसमें आगे लोको अटैच हुआ था और फिर आगे की सर्विस लोगों से की गई थी इसमें। और यहाँ से सर्विस कैंसिल इसमें हुई था। ये इकलौता ये दूसरा केस है नॉर्दर्न का जिसमें वंदे भारत में सर्विस कैंसिल हुई थी। एक हुआ था जिसमें ट्रैक्शन मोटर का एक्सेल लॉक हुआ था करीब 3 साल पहले, ये दूसरा केस है उसमें सर्विस कैंसिलेशन हुआ था। इसमें हमारा जो पंक्चर्ड एचटी केबल है वो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, और दूसरा ये जो एक और हमारा केबल था 415 थ्री फेज वाला जो जा रहा था उसका भी हमारा मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्टिंग हो गई थी। मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ।
ये हमारा 6 बजे डिपार्चर हुआ था, बिल्कुल उस समय ठीक था रेट और कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस समय। इसके बाद फिर करीब 1:50 के आसपास ये इंसिडेंट शायद 1 कब हुआ था? नहीं, ये करीब 8:37 के आसपास हुआ है। 8:37 हुआ था। अच्छा, ये 8:50 के आसपास हुआ था। कानपुर शायद पहुंचने वाली थी ट्रेन उस समय, और ये बर्थना के आसपास हुआ था ये incident। तो इसमें अटेम्प्ट किया लोको पायलट ने क्लोज करने के लिए, बट उसमें क्लोज करने में भी उसने कई बार अटेम्प्ट कर दिया। ये भी एक ध्यान रखना है कि हम लोग को इतनी बार अटेम्प्ट नहीं करा देना है पीसीबी क्लोज कराने, जिससे हमारा बैटरी ही वीक हो जाए। तो वर्जन 1 में ये भी प्रॉब्लम है कि बैटरी हमारी वर्जन 2 की आधी है, उसमें इतनी बार लोको पायलट ने अटेम्प्ट किया, 1-2 बार ट्राई करना है, फिर रोक देना है उसको लोको पायलट। इतनी बार ट्राई नहीं करते कि पूरा बैटरी ड्रेन हो जाए। उस समय बैटरी भी हमारा ड्रेन हो गई थी और काफी मल्टीपल बार उसने ट्राई किया था। उसके बाद फिर हमारा लोड शेयरिंग जो था वो लोड शेयरिंग इसमें खैर उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वर्जन 1 हमारा वर्जन 2 की तरह हो जाए। अगर ये वर्जन 2 का रेक होता तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, बस हमारी उसमें कंटिन्यूस बस चलती है, तो उससे हमारा लोड शेयरिंग हो जाता। बट वर्जन 1 में वो फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। और बीसीबी का जो मल्टीपल ट्रिपिंग हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि हमारा जो ऊपर ट्रांसफार्मर वाला तो हमारा बेसिक यूनिट बन गई था, और बेसिक यूनिट 2 में जैसे मैंने बताया आपको कि वो एक और अंडर गियर में एक और जो 415 3 फेज का जो ऑक्स हमारा केबल है उसका प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमारा सिर्फ बेसिक यूनिट 4 ही ठीक था उसमें, और बेसिक यूनिट 3 इसलिए हो गया था क्योंकि बेसिक यूनिट 2 ने उसको फर्दर और ग्राउंड कर दिया था। चेंज ओवर में बेसिक यूनिट 3 को भी वो ग्राउंड कर दी। ये भी एक वर्जन 1 में प्रॉब्लम है जो वर्जन 2 में नहीं है, क्योंकि वो बेसिक यूनिट 3 को भी आपने उसमें आने नहीं दे रहा था, बिकॉज बेसिक यूनिट 2 जब ग्राउंड था नीचे, वो शॉर्ट हो रहा था उसका केबल ऑक्सी वाला, तो वो बेसिक यूनिट 3 को भी जैसे ही वो चेंज ओवर लेता था उसको भी ग्राउंड कर देता था। बेसिकली बेसिक यूनिट 3 भी हमारा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। फाइनली हमारा बेसिक यूनिट 2 ही एक इकलौता वो था जो कर रहा था, और उसकी भी बैटरी फर्दर लोको पायलट ने काफी बार उसको किया था तो ड्रेन हो गई थी हमारी। बाकी तो ये डिपार्चर जो कराया हमने, सेक्शन क्लियर कराया था जो किया, ये आपको लिखा हुआ है। ये बेसिकली जो ट्रांसफार्मर का हमारा जो शॉर्ट हुआ था, ये आप देख रहे हैं कि पूरी मेटल की शीट पूरी उस समय डैमेज हो गई। एक मिनट प्लीज सर, ये हमारा जो ट्रांसफार्मर था, इसके लिए मैं बताऊं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये इन्होंने फिर इसका ये देख रहे हैं आप, ये ट्रांसफार्मर का ऐसे शॉर्टिंग हुई है ये पूरी। ये केबल आ रहा है यहाँ पे, ये टी पॉइंट होता है, ये इंसुलेटेड। ये देखेंगे इसका जो पेंट है ये पूरा ये खत्म हो गया है। ये बेसिकली रेड कलर का इंसुलेटिंग पेंट होना चाहिए, वो खत्म हो गया था। तो एक तो मार्क ये बताया था जीएसटी ने कि ये खैर उस समय जो भी, बाकी तो ये जल वल गया था, बट इसमें कहीं ना कहीं ये निकल के आया था कि थोड़ा सा इंडिकेशन ने देना शुरू कर दिया था कि रेड पेंट हट रहा था, उस पर ध्यान नहीं किया। और दूसरा अर्थिंग जो था, ये मेधा की तरफ से कमी थी कि अर्थिंग हमने दोनों तरफ लगाई हुई थी। जो अर्थिंग अगर आप दोनों तरफ लगा देंगे, ऊपर भी, मतलब ऊपर जो हमारा रूफ में बता रहा हूँ, जहाँ पे बीसीबी के पास में ये एक अर्थिंग का रहता है पॉइंट, जहाँ से हमारा केबल आ रहा है, सप्लाई जा रहा है ट्रांसपोर्ट एसटी केबल के साथ, वहां पे भी अर्थिंग लगा दिया और नीचे भी अर्थिंग केबल लगा दिया। अगर आप दोनों तरफ अर्थिंग लगा लेंगे तो अर्थिंग अर्थिंग अपने आप में एक सर्किट बना लेंगे, तो वो करंट पास करना शुरू कर देंगे और बेसिकली वो अर्थिंग का काम ही नहीं करेगा। इसीलिए फिर बाद में ये डायरेक्शन आया, इसके बाद क्लियर डायरेक्शन आया कि ये आईसीएफ से भी रिट्रीट हो गया कि एक ही जगह आपको ये अर्थिंग वाला लगा है, और ये साथ में एक इंसुलेटिंग कैप होती है यहाँ पे आगे लगाई जाती है, वो भी इंश्योर करना है हम लोग को लगा है। ये 3 चीजें इसमें निकल के आई थी। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा इधर
ये रेड होना चाहिए, तो ये जल गया है, बट उस समय भी थोड़ा सा इसमें निकल गया था, ये निकल गया था। इसके अलावा जो एक मैं बता रहा था कि आपको एक एक्सटर्नल फॉल्ट हो गया था, जिसमें अर्थ फॉल्ट हो गया था बेसिक यूनिट 2 का जो आर फेज था ऑक्सी 1 का सर्किट, वो कहीं ना कहीं हमारा जो नीचे केबल ट्रे होती है उससे वो टच कर रहा था। बाकी तो इसका ट्रांसफार्मर का हम लोग OEM से ही करा रहे हैं नॉर्दर्न में, जो भी हमारे रेस आउट ऑफ वारंटी गए हैं उनको GSTI से उन्होंने चारवाक की मदद से कॉन्ट्रैक्ट कराया हुआ है, और बाकी अब ये सारी चीजें जो निकल के आई थी इसको हम लोग इंश्योर करते हैं। अगला केस है ये दिसंबर 2024, इसमें हमारा वंदे भारत कटरा वाली थी, ये जब यहाँ से नई दिल्ली से कटरा की तरफ जा रही थी, इसमें गियर बॉक्स ऑयल जो था इसका लीकेज C8 से शुरू हो गया था, और SS ने रिपोर्ट किया पठानकोट में कि इसमें स्मोक आ रहा है अंडर गियर में, और उसके बाद फिर आगे देखा गया लो ऑयल लेवल हो गया था थोड़ा इसमें, गियर बॉक्स में लीकेज था, और बाकी थोड़ा सा फिर उसको सेक्शन हम लोगों ने स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया, जिस हिसाब से एस्कॉर्टिंग स्टाफ से बात करके असेसमेंट किया वीडियो कॉल पे, उस हिसाब से स्पीड रिस्ट्रिक्शन पे ही फिर पूरी ट्रेन वहां तक कटरा तक गई, फिर उसी वहां पे टॉप अप किया गया और इन रूट स्टेशन पे भी टॉप अप कराया, और फिर वापस ट्रेन आई है 80 के बीच में। तो ये इसका केस था। इसमें हाँ नहीं, बोगी तो बाद में फिर यहाँ पे रिप्लेस कर ही दी गई थी, लेकिन इसमें आपको मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखने वाली, बिकॉज इसमें जो स्पेक्ट्रो हम लोग कराते हैं, स्पेक्ट्रो पे अभी मैं आऊंगा, ये वाला केस था इसका, बाकी मैंने आपको डिटेल सबसे बता दिया क्या हुआ। इसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, MTPL से भी डिस्कस किया था उस समय हम लोगों ने, और उस हिसाब से जितना उसका लेवल था और जो पैरामीटर्स बता रहे थे स्टाफ, और उस हिसाब से किया गया था। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें करीब बोगी ने करीब 6,51,000 किलोमीटर तब तक अर्जित कर लिए थे, और ये जो हमारा मेधा का इसमें AMC ऑलरेडी चल रहा था, गियर बॉक्स उनके कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड है। इसमें जो मैनुअल है ये कहता है कि जो बुल गियर और पिनियन है ट्रैक्शन मोटर का, इसका जो ओवरहॉलिंग है ये हमें हर 30,000 किलोमीटर पे करना है या 10 साल में करना है, लेकिन सॉरी ये 30 लाख किलोमीटर, लेकिन बोगी का जो अभी 30 लाख किलोमीटर तब तक हुआ नहीं था, तो इसलिए विजुअल इंस्पेक्शन ही इसका कराया गया था डिपो में। उसका मैं और बताता हूँ क्या इसमें निकल गया। इसमें जो लास्ट पेट्रो जो किया गया था वो 24 सितंबर 2024 में किया गया था। ये इंसिडेंट हुआ था हमारा दिसंबर के आसपास, दिसंबर में हुआ था। तो जब रेक शेड में आया तो उसमें अलाइनमेंट देखा गया, और जैसे हम लोग एक्सपेक्टेड था इसका जो पूरा टी बार से इसका भी पूरा अलाइनमेंट देखा गया, और इसका गियर बॉक्स का ऑयल लीकेज आता वो लोकेशन आइडेंटिफाई हो गई, और पिनियन शाफ्ट की जो बेयरिंग थी गियर बॉक्स में वहां से लीकेज हो रहा था, और जो हमारा मिसअलाइंड पाया गया, बिकॉज नो डाउट हम लोग कहीं ना इसको पूरा सेक्शन क्लियर करके यहाँ तक लाए, तो कुछ मिसअलाइनमेंट आ गया था उसमें फ्लेक्सिबल कपलिंग में। देखिए इसका ये केस बताने का ये मतलब नहीं है कि हमें बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेना है या फिर हमें ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो चला देना है, ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हमें सेफ्टी हमारी प्राइमोस्ट चीज है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, सेफ्टी से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि MTPL और सब लोगों ने डिस्कस किया था और इंडोर स्टेशन पे भी बात हुई थी, उतना ज्यादा लीकेज नहीं था, कंट्रोल लीकेज था। मतलब ये रिपोर्ट को ये ना समझा जाए कि जब भी लीकेज हो रहा हो तो चला देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है। डिसीजन उसी समय लिया जाता है। आप लोग सब एक्सपीरियंस लोग हैं, डिसीजन लेने में सब एक्सपर्ट हैं। तो रोलिंग स्टॉक ये भी है, आप लोग वैसे रोलिंग स्टॉक वंदे भारत भी चला रहे हैं, बाकी भी चला रहे हैं, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो उसी समय लेनी है। लेकिन बहुत ही कम लीकेज था, मैं बताऊंगा इसमें आपको। ये कहीं आप किसी से कहीं रिपोर्ट में आप नहीं डाल सकते, आप कैप्टन नहीं बोलेगा आपको, जैसे हम लोग ऑलरेडी कई बार हम लोग लेते हैं डिसीजन, बट इस केस में बहुत ही कम लीकेज था। और MTPL, एस्कॉर्टिंग स्टाफ, इनरूट स्टाफ, इनरूट TXR स्टाफ, सबनों से बार बार हर मोमेंट पे डिस्कशन हो रहा था, और हर समय डिस्कशन चलता रहा मतलब पूरे दिन भर। उस हिसाब से हर मोमेंट पे हम लोग डिसीजन रिवाइज करें। तो ये इसको ये ना माना जाए ब्लैंकेट की लीकेज है तो चला देना है, ऐसा नहीं है। ये उस मोमेंट पे जो बेस्ट सिचुएशन हम लोग के हिसाब से लगी वैसे ये किया गया है। बाद में इसका एनालिसिस किया गया, यहाँ से लीकेज हो रहा था।
ये तो खैर आफ्टर इफेक्ट्स है सारे, ये आफ्टर इफेक्ट्स है। इसमें ये देखा गया फेरस कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा आ गया था। जो स्पेक्ट्रो कराया हम लोग, स्पेक्ट्रो यहाँ पे लगभग नॉर्दर्न की सभी रेस से करते हैं, और यहाँ पे स्पेक्ट्रो टाइम से होता है, सब लोगों की रिपोर्ट्स या हम लोग के पास सैंपल्स आते रहते हैं समय से। और इसमें ये देखा गया शेखुर बस्ती फाइनली की ये फिर एसकेएफ की बेयरिंग थी, फिर यहाँ ज्वाइन नोट किया गया, और एमटीपीएल की भी टीम यहाँ पे मौजूद थी, और ये सारे उसमें पाए गए चीजें। और इसमें कंक्लूजन में बताऊंगा कि इसमें ये जो हमारा केज था, इसका बेयरिंग ब्रास का केज था वो टूटा, और मतलब ये तो खैर आफ्टर इफेक्ट्स है, वो टूटा ही था जब आपका कहीं ना कहीं आप लुब्रिकेशन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और मतलब ये खैर अंदर पहले ये इनफैक्ट कॉज ये था कि हमारा ये टूटा था, ये बेसिकली हमारा कॉज ये था कि ये टूटा, उसके कारण फिर आगे लीकेज हमारा, जिसमें लिखा भी है मोटर साइड बेयरिंग ब्रास के जो बेयरिंग नंबर ये फ्रॉम द अदर बोगी वाज फाउंड ब्रोकन, वो इंडिकेटिंग दैट अ बेयरिंग फेलियर इन द कल्प्रिट बोगी गियरबॉक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मोटर साइड। मतलब बेयरिंग फेलियर हमारा हुआ था स्टार्टिंग में। However, due to extensive internal damage, the root cause उस समय आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था। और इसमें हम लोगों ने ये भी करना शुरू कर दिया था, ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा, जो ओपन लाइन की रिलेटेड है मैं वो बताऊंगा आपको। इसमें कि जो है कि गियर केस का हम लोग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हम लोग क्या क्वार्टरली में कर रहे थे, बाद में शकूर बस्ती ने हम लोगों ने मंथली में करना शुरू कर दिया। एटलीस्ट उस समय तो कर ही है, तभी भी हम लोग कोशिश करते हैं मंथली में रखें। हालांकि कैप्टन ने अभी भी इसको नए मैनुअल में भी उन्होंने क्वार्टरली बोला है, बट जस्ट फॉर अ सेफर साइड हम लोग, बिकॉज उसमें क्या हुआ था कि ये 3 महीने पहले ही इसका हुआ था, और हमें एक्सपेक्टेड था कि 3 महीने चलेगा, बट फॉर जिस भी कारण से बेयरिंग फेलियर हुआ है जो हुआ, तो इसलिए हमने उसका पीरियडिसिटी हमने बढ़ा दिया कि इस तरह का दोबारा केस रिपीट ना हो। और बाकी मेजरमेंट जो है इसका क्ले का गियर के स्पिनिंग शाफ्ट जो कनेक्ट करता है हमारा गियर बॉक्स और को फ्लेक्सिबल कपलिंग से, उसका भी हमने बोला था अभी इस पे, हालांकि इस पे अगला केस है ये बस मैं अभी 2 मिनट और लूंगा। 2 केस मेरे लास्ट बचे हैं। इसमें हमारा 22,447 का है, ये हमारा अमनदौरा में जब ट्रेन आई थी, इसमें कैब चेंज करते समय पैंटोग्राफ जैसी हमने एक्टिवेट किया, मतलब वापसी की जब ट्रेन हम लोग डिपार्चर करा रहे थे अमनदौरा से नई दिल्ली के लिए, तो उस समय स्मोक आना शुरू हुआ। ये भी हमारा वर्जन 1 का फर्स्ट ब्रेक है, और ये भी मैं बताऊं आपको, नॉर्मली इस तरह के केस आपको नहीं मिलेंगे वर्जन 2 में, बिकॉज वर्जन 1 में जो बैटरी है वो आधी से भी कम है वर्जन 2 से, तो इसलिए बैटरी इसमें डिस्चार्ज हो गई थी, जो कहीं ना कहीं हम लोगों से मिस हुआ उस समय। बट नॉर्मली वर्जन 2 में आता नहीं है, बिकॉज वर्जन में बहुत सफिशिएंट बैटरी बैकअप है। तो इसके बाद फिर उसको आइसोलेट किया गया, और बाकी सारे हमने जो भी उसमें आइसोलेट आप कर सकते हैं सारी चीजें आइसोलेट करा दी, सारी चीजें बंद करा दी, आरएमपी और सब बंद करा दी, जिससे लोड ना पड़े, और बैटरी फर्दर फाइनली इसमें पिकअप हो गई, और करीब 15:45 के आसपास, 15:25 के आसपास इसमें उसने फिर पैंटो जो था वो अप हो गया। इसमें क्या हुआ था कि एक उसमें रूफ ईएलडी जो कराया गया था, और बाद में रूफ ईएलडी भी कराया गया, उसमें कोई हम लोग को ऐसे प्रॉब्लम नहीं मिली। और लेकिन आपको इसका रूट कॉज मैं बता देता हूँ, इसमें रिपोर्ट से मैं आपको समझाता हूँ ज्यादा क्लियर है। इसमें हमारे जो बीयू थे, इसमें हमारा स्मोक आया था सबसे पहले बैटरी बॉक्स से BU4 का, इसलिए तुरंत उस समय BU4 को आइसोलेट कर दिया गया। ये हमें इंश्योर करना है कि तुरंत आपको बेसिक यूनिट जो भी जहां से भी अगर स्मोक आ रहा है उसको आइसोलेट कर दें। और उसके बाद फिर अटेम्प्ट किया था, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये रही थी कि हमने इसमें भी करीब 15-16 बार अटेम्प्ट किया था, और 15-16 बार जैसे ही आपने अटेम्प्ट किया, इसमें हमारा स्कॉटिंग स्टाफ थे, बाद में उनको काउंसलिंग भी कर दिया। 1-2 बार में अगर नहीं हो रहा है आपका, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है, जिससे कि बैटरी वोल्टेज बिल्टअप रहे, तो उसके बाद करें। तो उसमें बैटरी वोल्टेज जो था करीब 84 वोल्ट के आसपास होना चाहिए मिनिमम, वो हमारा नहीं अचीव हो पा रहा था, और हम लोग बार बार अटेम्प्ट कर रहे थे। 15 बार जो किया, उसके कारण बैटरी फर्दर बिल्कुल डीप डिस्चार्ज की कंडीशन में जा रही थी। और उसके बाद फिर हमने ब्लॉक लिया, फिर ऊपर हाई वोल्टेज सर्किट एक बार ऊपर जाके देखा,
और वहाँ पे ये ब्लॉक मिला था हमें 12:30 के अराउंड, और उसमें फिर सारे कनेक्शंस देखे गए और फर्दर BU3 से भी हम लोगों को हल्का सा स्मोक रिपोर्ट हुआ था और ECC पैनल से। उसके बाद जो हम लोग को प्रॉब्लम आ रही थी, जो हम BU1 और BU4 को रेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑक्सीजन एयर कंप्रेसर हमारा उस समय काम नहीं कर पा रहा था, सफिशिएंट उसको सप्लाई नहीं मिल रही थी कहीं से। तो फर्दर इसमें हम लोगों ने जो आइसोलेशन किए थे, उसके बाद फिर ये एक पडलर बैटरी हमारा आ गई थी। इसमें VCB जो था, जब हमारे स्टाफ ने ऊपर जाके देखा था तो उसको मिला था कि जो BU3 था, जिसको हमने बाद में आइसोलेट भी कर दिया था, BU4 में तो एक्चुअली बैटरी में एक पडलर सेल में प्रॉब्लम आई थी, शॉर्ट हो गया था, वहां से स्मोक आया सबसे पहले BU4 में। और BU3 में क्या हुआ था कि इसमें VCB जो था, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उसमें हमारा ऊपर कार्बनाइजेशन हो गया था और वहां से इसके कारण से वो भी हमारा शॉर्ट होके बंद हो गया था। मतलब वहां पे वो भी सप्लाई नहीं था, 2 बेसिक यूनिट हमारे सप्लाई नहीं कर रहे थे फिर। और बेसिक यूनिट 4 को हमने कर दिया था, बेसिक यूनिट 3 को भी हमने कर दिया था। और फर्दर फिर बेसिक यूनिट 1 और 2, और इतनी बार उसने बिकॉज BCB के प्रॉब्लम की वजह से जब आपका पूरा वो ट्रिप कर देता है, उसके बाद फिर आप हर बार जब BCB को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पल्डर BCB ओपन हो नहीं रहा था। तो 15 बार ट्राई किया था जो हम लोगों ने, उसमें गड़बड़ ये हो गया था। तो बैटरी हमारी डीप डिस्चार्ज में जा रही थी, लेकिन फर्दर फिर जब स्टाफ ने देखा, उस पल्डर BU को आइसोलेट कर दिया और उसके BU को हटा के BU1 और 2 और फिर फर्दर 4 को भी फिर जब देखा, उसके पल्डर जो बैटरी को आइसोलेट करके फिर हम लोगों ने उसको उनके ऑक्स की मदद से फिर हम लोगों ने ट्राई किया, और हमारा बेसिक यूनिट हमारी जो बैटरी थी उसने वोल्टेज में डेवलप कर दिया और फिर पैंट्रो अप हो गया था हमारा और फर्दर डिपार्चर हो गया। तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात यही है कि बाकी VCB का रिप्लेसमेंट तो कर ही दिया था, क्या डैमेज सेल और ये सब हम लोग को इंश्योर करना ही है, देखना है हम लोग को, जो शेड्यूल में देखना ही है। और बाकी हाइपर टेस्टिंग इसमें हम लोग से मिस हुआ था। हाइपर टेस्टिंग इस रेक का हम लोगों ने, ये हमारा वर्जन 1 का रेक है, हाइपर टेस्टिंग हम लोगों ने उस समय नहीं कराया था इसका समय से। तो बिकॉज इसका ऑलरेडी SS1 जो इसका SS1 हो चुका था उस समय, और SS1 में हम लोगों ने प्लान किया था हाइपर टेस्टिंग, बट उस समय हमारे पास ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। हम लोग TKD से कराते थे और सर्विस हमारे पास रेट कम थे, और किसी कारण से हम लोग उसको नहीं कर पाए थे उस समय। और ये प्लान आगे कराएंगे, बट उसी में SS1 होते ही थोड़े दिन बाद ये प्रॉब्लम आ गई, जो एक्चुअली कैप्टन ने शेड्यूल में प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि हमें करना है। ये कहीं ना कहीं हम लोग का एक ये हम लोग की तरफ से प्रॉब्लम रही कि हम लोगों ने हाइपर टेस्टिंग नहीं कराई। तो हम लोग सारे डेक्स का हाइपर टेस्टिंग मस्ट इंश्योर करते हैं। हर शेड्यूल जो SS1 होता है उसमें SS2 में तो होना ही है, ये चीज मस्ट है। इसकी फैसिलिटी भी यहाँ डेवलप कर दी गई है। अब मैं बस 1 मिनट और लूंगा, एक दूसरी मैं एक PPT स्टार्ट करूंगा, उसमें मैं मैक्सिमम 2 या 3 स्लाइड में आपको बस खत्म करूंगा। मैं एक चीज बस बताना चाह रहा था आप लोगों को कि जो अलग अलग इसके कैसे हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्स के। मुझे चाहिए ये दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर, दिखाई दे रही है। ठीक है, बस मैं खत्म करता हूँ। ये सब तो मुझे बताना नहीं है, आप लोगों को सब पता है ये सब।
बैटरी बॉक्स ये सब पता है आप लोगों को। इसमें जैसे 684 एम्पियर आवर्स का है इसमें हमारा वर्जन 2 में। ग्लॉसी एयर कंप्रेसर ये सब पता है आप लोगों को। सर केवल व्हाट्सएप दिख रहा है सर। अच्छा एक मिनट ओके मैं कर रहा हूँ। ये अब दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को पता ही है। ये पता ही है बैटरी बॉक्स हो गया इसका। ये 684 एम्पीयर ऑक्सी एयर कंप्रेसर। ऑक्सी एयर कंप्रेसर जो है इसमें ये चीज है कि ये 6 से 7 बार जब प्रेशर के बीच में ही बनाता है हमारा सप्लाई देगा पैंटों के लिए। बाद में जैसी 7 एम्पीयर के 7 बार के ऊपर जब हमारा प्रेशर बन गया एमआर लाइन में, जब हमारा एमआर लाइन जो है ये एमआर लाइन हो गई। एमआर लाइन अगर हमारा 7 बार के ऊपर जैसी प्रेशर डेवलप हो जाता है तो पैंटो हमारा फिर जो सप्लाई जा रही है वो हमारा एमआर से जाती है। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा फिर डायरेक्ट लाइन हमारी जाती है पैंटो। ये ट्रांसफार्मर हो गया। इसमें ये इसका जैसे बताया कि ऑयल कूल्ड है, ये हमारा पंप रहता है इसमें। और हमारा जो ऑक्सी कन्वर्टर है वो हमारा एयर कूल्ड है और इसमें ब्लोअर रहता है। एलटीसी जो है हमारा एयर कूल्ड और ऑयल वाटर कूल्ड दोनों है। ये इसमें हमारा पूरा सेंस जाता रहता है, उसमें टीसी में से पूरा डेटा इसका जाता रहता है ट्रांसफार्मर से। एलटीसी है ये हमारा ऑयल कूल्ड और वाटर कूल्ड दोनों रहता है। सॉरी, वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड दोनों है, वर्जन 2 में दोनों है। ये हमारा पूरा सर्किट हो गया इसका एलटीसी का, ये पता ही होगा आप लोगों को। ये मोटर है हमारा। मोटर जो वर्जन 2 में है वो हमारी हल्की है, वो हल्की भी है और पावर रेटिंग कम है। वर्जन 1 में हमारी करीब 250 किलोवाट की है, 252 किलोवाट है और उसका वेट भी ज्यादा है। तो जैसे आप देखेंगे कि हमारा जैसे लोको में या कन्वेंशनल उसमें जो मोटर्स होती थी वो हमारा एक्सेल पे माउंट रहती थी। ये एक्सेल पे माउंट रहती थी हमारी मोटर, और ऊपर भी हमारा यहाँ पे ये फिक्स रहता है, बट मेजर लोड इस पे काफी आ जाता है। इसमें आप देखेंगे कि ये एक्सेल से कोई इसका कॉन्टैक्ट है नहीं मोटर में, वंदे भारत में। ये एक्सेल पे माउंटेड नहीं है, फुली सस्पेंडेड मोटर है। तो ऊपर पे तो बॉडी से माउंटेड है ही है, वो तो लोड है ही। बाकी इसके बाद फिर यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल कपलिंग से इस पे ये हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए मतलब रिक्वायरमेंट बोला जाता है कि फुल्ली सस्पेंडेड मोटर रहनी चाहिए। ये ऑक्सी पावर कन्वर्टर है, ऑक्सी कन्वर्टर। अब ये मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रहा था, इसमें जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोड का, जो ऑक्स 1 और ऑक्स 2, ये वर्जन 2 के लिए बता रहा हूँ आपको। V1 हो गई हमारी ऑक्स 1 की बस, V2 हो गई हमारी ऑक्स 2 की बस, दोनों 415 3 फेज। तो V1 जो बस है, अगर आप डीटीसी कोच की बात करें, डीटीसी कोच में आपका प्राइमरीली आप लोगों को बताइए कंप्रेसर होता है उसमें, और मेनली बैटरी यूनिट होता है, और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर आपका हर कोच में होता है, वाटर पंप आपका हर कोच में होता है, आरएमपीयू आपके हर कोच में होता है, कैब एसी होता है आपका डीटीसी में। तो अब जो आपका बेसिक यूनिट सॉरी जो B1 है, मतलब बस 1 है, जो ऑक्सी कन्वर्टर 1 की बस है, उसमें आपका जो वो लोड देगा आपका कैब एसी, जो आपका ड्राइवर का जो कैब है उसमें जो एसी चल रहा है 2 टन का, उसको ये सप्लाई देता है ऑक्स 1 की बस। और ऑक्स 1 की बस जो आपकी डीटीसी कोच में, वो आरएमपीयू 1 जो है आपका डीटीसी कोच में, जो आपका जिसमें सीट्स होती है करीब 44 सीट्स होती है, 44 सीट्स होती है, उसमें 8 टन के जो एसी लगे उसको भी हमारा ऑक्सी कन्वर्टर 1, उस बेसिक यूनिट में जो टीसी कोच होगा, जो उसका जो ऑक्सी कन्वर्टर 1 होगा 2 होगा, ऑक्सी कन्वर्टर 1 जो है वो हमारा इन दोनों चीजों को सप्लाई दे रहा है डीटीसी कोच के लिए। और बेसिक अगर आप उसकी बात करें, जो बस 2 है, मतलब ऑक्सी कन्वर्टर 2 की बस है, जो स्पल्डर ट्रांसफार्मर जो ट्रेलर कार कोच है,
उसके नीचे लगा होगा ऑक्सी कन्वर्टर 2 भी, 1 भी वहीं लगा है, 2 भी वहीं लगा है। तो जो 2 है वो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो हमारे हर कोच में उपलब्ध है, जो पैंट्री के इक्विपमेंट्स के लिए मेनली सप्लाई देता है। और मोनो ब्लॉक पंप है जो आपका वाटर पंप है, 415 थ्री फेज उसको सप्लाई जाती है। और हमारा मेन एयर कंप्रेसर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है ब्रेकिंग के लिए, उसमें हमारा उसके लिए सप्लाई हमारा ये ध्यान रखना है ऑक्सी कन्वर्टर 2 की बस देती है। कि ऑक्सी कन्वर्टर 2 अगर गड़बड़ करता है तो ये सब दिक्कत आ सकती है, आपका मेन एयर कंप्रेसर के लिए सप्लाई की प्रॉब्लम आ सकती है। आरएमक्यू 2 को भी सप्लाई हमारा यहीं से जाता है। तो इसलिए बेटर यही रहता है कि अगर आपका 16 कार 20 कार का लेके है तो आपका कोई ना कोई ऑक्स 2 तो सप्लाई दे ही रहा होगा। एक फेल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट कोई ना कोई तो दे ही गई, मेन एयर कंप्रेसर आपका चल जाएगा। 8 कार में ये थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर एक का ऑक्सी कन्वर्टर फेल हो गया, ऑक्सी कन्वर्टर 2 फॉर एग्जांपल, तो दूसरी का ऑक्सी कन्वर्टर 2 एटलीस्ट फेल ना हो। फेल हो तो ऑक्सी कन्वर्टर 1 जरूर फेल हो जाए, आपका 2 ना हो। 2 अगर हो गया तो आपका मेन एयर कंप्रेसर को सप्लाई नहीं जाएगी, फिर आपकी ट्रेन नहीं चल सकती। और बेसिक यूनिट सॉरी, अब हम उस पे आ जाएंगे मोटर कोच पे। मोटर कोच में जो हमारा बस है B1 जो ऑक्सी कन्वर्टर 1 की बस है, जो उस पैडलर अगर आप डीटीसी जो आप पैडलर ट्रेलर कार कोच में नीचे ऑक्सी कन्वर्टर लगा हुआ है, उसका जो ऑक्सी कन्वर्टर 1 है वो हमारा B1 बस को जो सप्लाई दे रहा है। तो B1 बस आपके मोटर कोच में किस किस चीजों को देती है सप्लाई, RMPU 1 में देगा, जो भी उसका RMPU 1 है, और जो उसका जितने भी वाटर पंप्स होंगे उनको देगा, और जितने आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होंगे उनको भी देगा मोटर कोच में सप्लाई ऑक्सी कन्वर्टर 1। ऑक्सी कन्वर्टर 2 मोटर कोच में RMPU 2 और LTC का जो नीचे कूलिंग सिस्टम होता है, जो पंप होता है आपका, और LTC 2 में भी जो कूलिंग पंप होता है, उनको भी सप्लाई देगा। ट्रेलर कार कोच में जहां पे ऑक्सी कन्वर्टर खुद लगा हुआ है, वहीं पे इसकी जो ऑक्सी कन्वर्टर 1 की बस है वो आपका RMPU 1 को देगा सप्लाई। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, ट्रैक्शन, ये मतलब ट्रैक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आइटम है। आपकी गाड़ी रुक सकती है ट्रांसफार्मर ऑयल पंप की वजह से, उसको भी ये सप्लाई देता है। और बिकॉज ये हाई कैपेसिटी का पंप है, 415 थ्री फेज चाहिए। ट्रांसफार्मर का जो हाई स्पीड का रेटर फैन है, रेटर मतलब वहां पे रेटर फैन भी उसका रहता है, जो आपके पंप को ठंडा भी करना है। इसको पंप तो आप दे रहे हैं, बट पंप जा रहा है, बट ऑयल जा रहा है, बट ऑयल को ठंडा भी करना है, वो एयर से ठंडा होता है इसका ऑयल, वो उसके लिए भी रेटर फैन लगा रहता है। एक हाई स्पीड का, एक लो स्पीड का, दोनों को ऑक्सी कन्वर्टर 1 की बस से सप्लाई जाती है। ऑक्सी कन्वर्टर 2 की बस ट्रेलर कार कोच में हमारा RMPU 2 और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को देता है। तो उतना मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आपका गाड़ी चल सकती है। और आपका जो NDTC कोच होता है बीच में, चौथा कोच, उसमें ऑक्सी कन्वर्टर 1 की जो बस है हमारा RMPU को सप्लाई देगी, और ऑक्सी कन्वर्टर 2 की बस हमारा RMPU और RMPU 2 को, और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, मोनो ब्लॉक पंप और मेन एयर कंप्रेसर। ये इंपॉर्टेंट है, मेन एयर कंप्रेसर को हमारा ऑक्सी कन्वर्टर 2 सप्लाई दे रही है इन NDTC कोच में भी, और हमारा DTC कोच में भी। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में इसलिए मैं कह रहा था कि अगर हमारा कभी आइसोलेशन होता भी है तो उसकी वजह से ऐसा कोई हम लोग ट्राई करें कि जो जो पैरामीटर एटलीस्ट हमारा ट्रैक्शन निकल जाए, गाड़ी निकल जाए, तो मेनली उसमें एयर कंप्रेसर और हमारा ट्रांसफार्मर का जो ऑयल पंप है, ये हमारे चलते रहे, तो एटलीस्ट हमारी गाड़ी चल जाएगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज बताएं। तो क्या प्रेजेंटेशन में अगर आप लोगों को लग रहा हो कुछ ज्यादा तेज था, या कुछ चीजें कम बताई गई हैं ज्यादा, तो वो भी फीडबैक होता है। नहीं सर, सब कुछ सही था। अब नया नया चीज है सर, तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा। बिल्कुल, थोड़ा इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, आप लोग देंगे तो इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। और मतलब बेसिक जैसी चीजें हैं सब वही हैं, हम लोग सब रोलिंग स्टॉक देख रहे हैं, सब इसे अच्छे से देख रहे हैं, तो आराम से सब लोग कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज है नहीं करने वाली, क्योंकि इतना अच्छी हम लोग की एक्सपीरियंस टीम है नॉट करती, तो कोई बड़ी चीज है नहीं, और सब जगह चला ही रहे हैं हम लोग वंदे भारत। सर, इसमें भी कई लोग हैं जो कर रहे हैं वंदे भारत का। ठीक है, फिर तो क्लोज करते हैं। सर, एक मिनट, डायरेक्टर सर को बुला ले, वो आपसे कुछ बात करेंगे, बस एक। प्लीज प्लीज प्लीज।
सर हाँ समर्थ, हो गई क्लास? सर ये और कैसा रहा ऑनलाइन क्लास कराने का एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस मेरी तरफ से तो अच्छा था सर। काफी ट्रेनिंग सर अपने एसएससी सामान में जो है सर वो बताएं सर। हाँ, हम मुझे तो सर काफी अच्छा लगा सर इंटरेक्ट करके। और हालांकि जो अपनी तरफ से इनपुट्स थे सर हम लोगों ने एक्सपीरियंस कुछ दिए सर। बाकी इंटरप्शन तो सर नहीं? बीटा बीटा कोई स्मूथ हो रहा है? नहीं, इंटरप्शन बिल्कुल नहीं आ रहा था सर। ठीक बिल्कुल आया सर। हाँ, वो तुम्हारा वीडियो भी एकदम अच्छा स्ट्रीम हो रहा है, तो वो सर मतलब नेट का इशू नहीं है, एटलीस्ट वो भी एक बड़ा कंसर्न रहता है हमेशा ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, आप लोग कौन लोग डायरेक्ट वंदे भारत के मेंटेनेंस में इन्वॉल्व है? कहाँ है आप? और कोई नहीं है? बनारस डिपो में है। तो बताइए आपने क्या सीखा? जितना भी सबने ट्रबल शूटिंग बताया वो हम लोग पहले भी था, लेकिन आज पूरा क्लियर हो गया कायदे से अच्छा, कि किस किस केस में और क्या कर सकते हैं हम लोग। गुड, ठीक है, थैंक यू समर्थ। बस मैं ये कहूंगा कि इसको मैं एक रेगुलर फीचर बनाना चाहता हूँ, तो और हमारे पास टॉपिक हो, ट्रबल शूटिंग तो ऑफकोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बट इसके अलावा और भी कुछ मेंटेनेंस इश्यूज हैं, तो तुम या कोई तुम्हारे ऑफिसर्स या कोई सुपरवाइजर किसी और टॉपिक पे क्लास अगर ले सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है। हम मतलब ठीक क्या है। कहते हैं, मतलब ये तो रिफ्रेशर है, इसके अलावा और भी जो हमारे कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं एक एक वीक के, तो अगर मैं क्या कहते हैं हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या कहते हैं शकुरवशी थोड़ा टाइम निकाल के मतलब हमारे ट्रेनिंग्स के लिए क्लास ले सकते हैं। और ऑफकोर्स वो सब कोई बैरियर नहीं रहा कि किसी को आने की जरूरत है, बिल्कुल स्मूथ है, आप अपनी जगह पे बैठ के क्लास ले सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ फैसिलिटी डेवलप की है, मतलब इट इज एज गुड एज फिजिकल प्रेजेंस। मतलब बिल्कुल ऐसा सर। मुश्किल है कि किसी को लगा होगा कि या तो तुम्हारी साइड से या यहाँ पे ट्रेनिंग्स को कि इंटरैक्ट करने में या समझने में कोई भी दिक्कत आई हो, क्यों? नहीं, बिल्कुल आपको नहीं लगा होगा, ऐसे ही लगा होगा कि टीचर यहीं पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, यही है ना। और इसका एक और एडवांटेज है, मतलब एक और इसमें है फीचर हमारे पास कि हम रिमोट लोकेशन से भी ट्रेनर्स को मतलब ज्वाइन करवा लेते हैं। आज तो बहुत ज्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, अगली बार हम कोशिश करेंगे कि और भी ज्यादा लोग इसको ज्वाइन करें, राइट? तो और आप लोगों का कोई फीडबैक है डायरेक्टली सीनियरिटी में कि अगली बार अगर ये क्लास है तो इसमें एक और क्या ऐड कर सकते हैं, तो वो आप लोग डायरेक्टली सर को बता सकते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम खुल के बताइए, सो दैट ये क्या कहते हैं जो अगली बार बैचेस आए तो उनको और ज्यादा मतलब इनपुट जो आप लोगों को मिला उनसे कुछ और अच्छा मिले। बताइए किसी का कोई इनपुट किसी और टॉपिक पे जो आप लोग अगर क्लास चाहेंगे वंदे भारत मेंटेनेंस से रिलेटेड चतुर्बस्ती से। तो हमारे फेलियर सर जो मेधा वाले नहीं बता पा रहे हैं कि वो भी मतलब बताते हैं कि अभी हो जा रहा है, ऐसे हमारा एक सिंग कॉन्टेक्ट पर फंस गया था, तो उसका सर अभी तक वो सॉल्यूशन पता नहीं हुआ कि हम लोग को क्या करना है। सिंक कॉन्ट्रैक्टर वाला जो इशू है सर वो ऑलरेडी रेस किया हुआ है सर। कुछ अभी फीडबैक आने बचे हैं सर, जैसे मैंने रिपोर्ट में भी दिखाया, पीपीटी में भी दिखाया, मेधा की तरफ से कुछ कुछ है सर इश्यूज जो अभी फाइनलाइज नहीं हुए। बट डेफिनेटली सर ये है कि हमारे सर एक मिनट बीच में सर को कॉल सर। हाँ श्योर श्योर श्योर। सर